आप एक बार मणिकर्णिका का होकर हैं, आपको समझ में आएगा कि आप किस चीज़ के पीछे अब तक भाग रहे थे, कि वहाँ पे कभी भी दिन हो या रात हो 24/7 लाशें जलती हैं। मोक्ष मिलता है वहाँ पे। आपके शरीर की शुद्धि तब तक नहीं हो सकती जब तक डोम का हाथ न लगे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यहाँ पे इतनी लाशें जलती है, आपको डर नहीं लगता? हाँ। कहते दीदी अग्नि से शुद्ध कुछ होता है क्या? तो जब ये चिताएं ठंडी होती हम तो लकड़ी ले जाते हैं, चूल्हे पे खाना बनाते हैं, ये हमारे घर है। बाबा की ऐसी महिमा है कि मैं आपको बताऊंगी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि जिसको भी अपनी लाइफ में यू टर्न चाहिए ना, वो एक बार वहाँ पे चला जाए और दर्शन कर कर आ जाए। सो रेकी हमारे सनातन का हिस्सा रही है, हमारे अथर्ववेद में इसका पूरा वर्णन रहा। ओके। जिसको डॉक्टर मिकाओ उसुई ने जापान से आके पूरा यहाँ पे ये हमारा ही है? हाँ, रेकी हमारे सनातन का हिस्सा है, जबकि इसका जो वर्णन है वो प्राण ऊर्जा नाम से है। अच्छा। प्राण ऊर्जा जो हमारे प्राण शक्ति जो बोलते हैं। बिल्कुल। सो जो ऑरा का जो कलर होता है वो आपको येलो और ऑरेंज में लेके होता है। Are you also able to see or sense these things? आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? मंत्र है। वाह। कोविड के टाइम पे 2020 में जब फर्स्ट वेव आई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं थे। करेक्ट। तो वहाँ पे 2-3 लड़कियां खड़ी थी, उनके फादर काफ़ी सीरियस थे। रोते रोते उन्होंने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए, सिर्फ ये कहने के लिए मुझे एक सिलेंडर दे दो आप, मेरे फादर को मुझे बचाना है। महादेव का ही बताया तो एक और ज्ञान है, वो क्या है? वो है पॉडकास्ट की शुरुआत में बस इतना बोलना चाहूंगा, हर हर महादेव। वेलकम अर्चना पांडे ऑन ड्रीम विद नीरज शो। थैंक यू सो मच नीरज फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल हर हर महादेव। स्टार्ट करना चाहती हूँ अपनी जर्नी से, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि हम यहाँ पे क्यों हैं और हमारी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है इस चीज़ के लिए। एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं आपको? उससे पहले आपके मन में जो भी इस वक्त एक मंत्र बोलने के लिए आ रहा है, आई वांट टू स्टार्ट द पॉडकास्ट विद दैट वन, जस्ट टू सेट द एनर्जीज राइट। ओके। जो मंत्र मैं बोल रही हूँ उसको निर्वाण मंत्र कहते हैं, और वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसमें माँ भगवती के 3 अवतारों का वर्णन है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। इसको निर्वाण मंत्र भी कहते हैं। अपने आप में संपूर्ण नहीं है, इसके बाद आपको किसी जाप की, किसी और मंत्र की नीड नहीं रहती, क्योंकि इसमें माँ सरस्वती, माँ दुर्गा और स्वयं काली विराजमान होती हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच। इस पॉडकास्ट से मेरा अर्चना जी एक इंटेंशन है, मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट को हम उस लेवल पे लेके जाएं एनर्जी वाइज कि ये ऐसा ब्लेसिंग हो किसी के लिए भी सुने तो उसको थोड़े से आंसर मिले, थोड़ी सी चीज़ें मिले जिससे कि वो अपनी लाइफ के अंदर वो पॉजिटिविटी ला पाए, राइट। एंड शुरुआत आपकी जर्नी से ही करेंगे। आप एक रेकी में हैं, आप एक एनर्जी हीलर हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें जो आप अभी करेंटली कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप बताएं आपकी जर्नी से। मैंने पहले भी अपनी काफ़ी सारी पॉडकास्ट में ये चीज़ बताई है कि मैं बैकग्राउंड मेरा क्या रहा है। प्रोफाइल एज एन HR वर्क करती थी मैं, वहाँ से फिर मैं आफ्टर कोविड मैंने इस चीज़ को अपनी लाइफ में लेकर आई हूँ, बिकॉज मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कोविड में मैंने देखा कि आपकी एक मटेरियलिस्टिक लाइफ और चीज़ें एक टाइम तक रहती हैं, उसके बाद जो आपको लाइफ में चाहिए वो ये नहीं है। तो वो है क्या, आपको चाहिए क्या? अपनों को जब जाते हुए देखा है, अपने करीबियों को जाते हुए देखा, तो लगा कि लाइफ में जब जाना ही है तो हम इतने टाइम तक कर क्या रहे थे, क्यों लड़ रहे हैं, किस चीज़ के पीछे भाग रहे थे। और 1 सेकेंड में चले गए सब कुछ यहीं छोड़ के। बिल्कुल। तो ऐसी किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं हम? तब मुझे समझ में आया कि भागना तो कभी आपका, जब आपने जन्म लिया है और प्रारब्ध में लिखा है कि आपकी हर एक चीज़ इस टाइम पर इस तरीके से होनी, वो तो होंगी। लेकिन क्या आपने ये जानने की कोशिश करी कि आप आए क्यों हैं? आपका पॉइंट क्या है यहाँ होने का? आप सिर्फ यहाँ पे नॉर्मली अपना डेली रूटीन का काम करने नहीं आए हैं। करेक्ट। ना आप खाना खाने आए, ना सोने आए, ना दोस्तों यारों के साथ घूमने आए, ना माता पिता की सेवा करने आए। हर एक चीज़ प्रारब्ध का पार्ट है आपके। लेकिन क्यों हैं आप, वो जानना ज़्यादा ज़रूरी था।
जब लोगों को इस तरीके से कोविड में देखा कि वो अपनी अधूरी चीज़ों को छोड़ के चले गए, पीछे पूरी फैमिली है, पेरेंट्स हैं, किसी के छोटे बच्चे हैं, तो वो चीज़ इतना अंदर तक उसने हिलाया है, मतलब सिर्फ मुझे नहीं, मुझे लगता है कि हर वो इंसान इस चीज़ से कनेक्ट कर सकता है जिसने वो चीज़ फील करी, वो देखा अपने आंखों के सामने लोगों को जाते हुए, चीज़ों में बदलाव होते हुए। तो मुझे लगा नहीं, अब ये चीज़ नहीं कर सकती हूँ मैं, पहले मुझे मेरे होने का क्या मतलब है मुझे वो ढूंढना है, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा पर्पस क्या है लाइफ का। आज के टाइम में आप जितने भी लोगों से मिल लीजिए, किसी को ये नहीं पता कि वो आया क्यों है, उन्हें बस ये पता है कि हमें अपने परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करनी है, माँ बाप हैं उनकी सेवा करनी है, बच्चे हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है, वाइफ है या हस्बैंड है तो हमें उनको खुश रखना है, चाहे वो फिनेंशियली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे किसी भी तरीके की वेलबींग, उनकी ओवरऑल वेलबींग में ही हम परेशान हैं। लेकिन हम कहाँ हैं? कभी हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम हैं क्यों, कहाँ हैं हम ये सब चीज़ें कर तो रहे हैं लेकिन कितना अच्छा कर पा रहे हैं। करेक्ट। इसके बारे में कभी कोई बैठ के जिक्र या चर्चा करता ही नहीं, अपने बारे में हम सोचते नहीं है। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि देखो मेरे केस में तो इट वाज अ वेरी बिग आई वुड से एक्सीडेंट दैट ट्रिगर्ड दैट थिंग इनसाइड ऑफ मी। आपके केस में ऐसा क्या था? फिर उसके बाद मैंने भी अपनी जॉब क्विट की, बट आपने जैसे एक अपना एग्जांपल दिया, आपकी एक स्टोरी है, नाउ यू आर इनटू एनर्जी हीलिंग, आप चीज़ें कर रहे हो, यू नो यू हैव योर ओन जर्नी। तो आपके लिए क्या ट्रिगर पॉइंट था जब आपको उसने फोर्स किया कि यार अर्चना, जितनी भी आपकी एज रही हो तब, अब तक सोसाइटी को केटर किया है, पेरेंट्स को केटर किया है, दुनिया को केटर किया है ना, सबको केटर किया है, अपने आप को केटर नहीं किया, पहली बात तो ये, और मैं हूँ कौन? कोविड की एक स्टोरी है ये, मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल। कोविड के टाइम पे 2020 में जब फर्स्ट वेव आई थी, इनिशियली सबने लॉकडाउन को एंजॉय किया। करेक्ट। कि अच्छा है, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं, अब आराम से घर बैठते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना बना रहे हैं लोग, एंजॉय कर, उस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे इनिशियली। लेकिन जब उसने सेकेंड वेव जब आया और जिस तरीके से आया, जिस तरीके से उसने हिट किया, चारों तरफ सिर्फ शोर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं थे। करेक्ट। हमारे एक रिलेटिव हैं जिनको मैं अपने फादर फिगर की तरह देखती हूँ, उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और हॉस्पिटल्स में कहीं भी बेड नहीं थे, और हमने बहुत लोगों से रिक्वेस्ट करा, बहुत लोगों के पास हम गए रिक्वेस्ट करके कि हमें सिर्फ 2 दिन के लिए किसी भी तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर हमें मिल जाए, हमें एक हॉस्पिटल में एक बेड मिल जाए। हम लोग बहुत जगह लेके भागे, बट कहीं भी कोई हेल्प नहीं मिली, हमें रिलीफ नहीं मिल रही थी, कहीं कोई हेल्प नहीं, किसी से कोई मदद नहीं। और जबकि अच्छे कॉन्टैक्ट्स रहे हमारे, तब भी वो कॉन्टैक्ट्स भी काम नहीं कर रहे थे। मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि हमें किसी तरीके से सिलेंडर अवेलेबल हो जाए। तो मेरे हस्बैंड एक ऑक्सीजन प्लांट पे गए, हमारे नोन का प्लांट था वो, वहाँ पे जब वो गए वहाँ पे 6 घंटे से लाइन लगी हुई थी, पुलिस वाले वहाँ पे किसी को खड़ा नहीं होने दे रहे थे, वहाँ से मार मार के भगाया जा रहा था लोगों को। वहाँ पे 2-3 लड़कियाँ आई हुई थी, और जैसे ही पता चला कि ट्रक आया है, क्योंकि दिल्ली से आना था वो ट्रक, और बिकॉज क्या प्रॉब्लम हुआ था कि जितने भी दिल्ली के थ्रू ट्रक एंटर कर रहे थे गुड़गांव में, वो उनको दिल्ली में ही रोक दिया जा रहा था, उनको गुड़गांव में एंट्री नहीं मिल रही थी, सप्लाई आ ही नहीं रही थी पीछे से, वो दिल्ली से ही मूव हो जा रहे थे, बाहर चले जा रहे थे, वो गुड़गांव तक ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। तो किसी तरीके से फिर एक ट्रक आया जिससे ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिलने वाले थे, तो वहाँ पे 2-3 लड़कियाँ खड़ी थी, उनके फादर काफ़ी सीरियस थे, और वो रोते रोते उन्होंने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए, सिर्फ ये कहने के लिए मुझे एक सिलेंडर दे दो आप, मेरे फादर को मुझे बचाना है। और मतलब लड़कियों ने करना स्टार्ट कर दिया कि यस, वो 3 लड़कियां थी, उन्होंने लिटरली अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए कि मुझे एक सिलेंडर दे दो भैया, आपको जो चाहिए आप ले लो, हम 3 बहनें हैं, हम यहाँ तीनों में से एक जाएगा, 2 यहीं रहेंगे, आप बस एक सिलेंडर दे दो हमें। इतना वर्स्ट सिचुएशन पब्लिकली अगर आप देख लो तो आपके कहाँ जाके दिल दिमाग में कहाँ कैसे वो बैठेगा, आप उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कि कोई अपने पिता को बचाने के लिए इस लेवल तक को चीज़ों को करने के लिए रेडी है। फिर आप कर क्या रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कौन सी दुनिया में हो, आपके कॉन्टैक्ट्स काम नहीं कर रहे, आप खुद में सक्षम नहीं हो कोई चीज़ करने के लिए। आप जरा उस सिचुएशन को जब आप
उस जगह पर होते हो ना, तब आपके सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड घर आए हैं और वो इतने परेशान थे, मैंने सिर्फ उनसे एक सवाल, मैंने कहा आपको कुछ हो गया है क्या, कोई तबीयत आपकी खराब हो गई, आपको कुछ अंदर से फील हो, क्योंकि आप बाहर रेगुलरली जा रहे हो, आपकी भी तबीयत खराब हो गई। तो उन्होंने सिर्फ मुझे ये कहा कि लाइफ में जो भी हम कर रहे हैं सब बेकार है, ये सब कोई मायने नहीं रखता लाइफ में, क्योंकि सिचुएशन बाहर की बहुत खराब है। तो धीरे धीरे जब ये चीज़ें हमने देखनी शुरू करी और ये सारी चीज़ें आसपास हो रही थी, तब एकदम से मन हट गया इन चीज़ों से कि ये जो चल रहा है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इस चीज़ के लिए हम आज का हमारा पता नहीं है कि हमारा कितना समय बाकी है, हम Correct. कल की इतनी तैयारी किस चीज़ के लिए करते हैं। हमारी सारी तैयारी कल के लिए होती है, हमारी कोई भी तैयारी आज के लिए है ही नहीं। हमारी आज की क्या तैयारी अगर जाना पड़ेगा तो। बिल्कुल सही। तो वो तैयारी मुझे मेरे लिए करनी थी कि मैंने यहाँ से जाने से पहले अपने लिए वो चीज़ें करनी है जिसके लिए मुझे भेजा गया। बिल्कुल सही। और वहाँ से मैंने अपनी चीज़ों को स्टार्ट करा है, अपनी जर्नी को स्टार्ट करा है, चीज़ों को समझा है। और उनको ये नहीं कह सकती मैं कि मैं पूरी तरीके से चीज़ों में उतर चुकी हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं उतर जाऊँ, जितना ज़्यादा भी कर सकती हूँ मैं करके उस चीज़ों में मैं रमना चाहती हूँ। बस बहुत प्यारा सा शब्द यूज़ किया आपने, रमना चाहती हूँ। पहली बात तो थैंक यू इस पूरी कहानी को सामने लाने के लिए, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू रियलाइज इट। मेरे को एक कॉमन सा फैक्टर लगा यहाँ पे, और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं पैटर्न्स को ढूंढ पाऊँ लोगों के अंदर, बिकॉज सी मेरा अल्टीमेट गोल इन लोगों के लिए भी यही है कि एक बेटर लाइफ जी सकें। आप पॉडकास्ट क्यों देख रहे हो, क्यों आपको 1 घंटा ये पॉडकास्ट देखना चाहिए? जीवन में कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए, राइट? दैट्स द रीजन यू लिव, लाइक टू एंजॉय द लाइफ, राइट? आई टेल दिस टू पीपल की लाइफ है ना, it's not about success or failure, it's all about experiences that you take with you. आपको एक एक्सपीरियंस हुआ, मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ, हमने कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि डेथ से बड़ा कोई टीचर नहीं है, ठीक है? चाहे वो अपनी आप एक्सपीरियंस करो या आपके पास में किसी की एक्सपीरियंस करो आप। और वो कब एक्सपीरियंस कर पाओगे? जब यू आर एम्पैथेटिक इनफ टू एक्सपीरियंस इट। अगर कोई मर्डरर है, उसने मर्डर किया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने जब ये चीजें देखी कोविड में होते हुए, तो आपको ऐसा लगा कि यार पूरा जीवन हम इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, एंड व्हाई आई सो मिजरेबल इन दैट सिचुएशन दैट आई कांट डू एनीथिंग। जब मैं लाइक आई एम रिलेटिंग दिस, देयर इज नो पेन। देखो, पेन कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन आप उसमें पैटर्न्स ढूंढ सकते हो। जब मेरे साथ भी एक चीज हुई है, मैं सोचता हूँ कि किसी के साथ भी, चाहे किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, मैं उस टाइम पे चल नहीं पा रहा था, राइट? तो मैंने एक चीज सीखी कि लाइफ बड़ी टेम्पररी है, इतनी बड़ी है नहीं जितनी आप सोचते हो। पहली बात तो ये, आपको दिखता नहीं है फिनिश लाइन, इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं, फिनिश लाइन सबकी है, और आपको उसको मद्देनजर रखते हुए अपने कर्म करने चाहिए, राइट? एंड आप जब एक बार बेबसी फील कर लेते हो ना, लाचारी जब आप एक बार फील कर लेते हो कि हाँ देखो, आपके हाथ में कुछ ना था, ना है, ना रहेगा, बिल्कुल सत्य, राइट? तो अब जब आप इस फैक्ट और ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तब आप आजाद होते हो। बट उस आजादी तक आने के लिए आपको उस बंधन को भी फील करना पड़ता है कि जो आपको बांध के रखा हुआ है, कि ये है, ये मेरी अटैचमेंट है, ये मेरा डिजायर है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। आप यू ओनली एग्जिस्ट इन योर सेल्फ, यू कैनॉट एग्जिस्ट एनीवेयर एल्स। तो आपने जब वो फील किया ना, तब आप बोला यार मैं खुद को क्यों इतना बांध के रखा हुआ है मैंने? ये तो देखो, दर्द जो होता है ना, इंसान वो खुद को खुद ही देता है। बंधन मैंने अपने खुद ही क्रिएट किए। एक माँ मुंह में भी रह सकती है। मेरे को कृष्णा जी का एग्जांपल बड़ा प्यारा लगता है कि लल्ला बोलती है, अरे ये गांव से बाहर मत जा। और बोले यार मेरे को तो महाभारत जाना है, मेरे को तो सारथी बनना है, अब मेरे को तो गांव से तो बाहर जाना पड़ेगा, आपसे दूर तो जाना पड़ेगा। तो मैं चाहे माँ को कितना ही प्यार, कितना मोह क्यों ना हो, लल्ला को तो अपना कर्म करना ही है। जितना मैं मोह में रहूंगा, उतना मैं अपनी लाचारी, बेबसी और दर्द को बढ़ा रहा हूँ। एक्चुअल दर्द नहीं है, मैं बना रहा हूँ। और जब आपने और मैंने रियलाइज किया ना उस बेबसी को, तो बेबसी से ही फिर मन करता है कि आप आजाद होना है। सब नॉर्मल है, ये कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, हम इससे बांध नहीं सकते। विपासना में भी यही टीचिंग थी कि सब कुछ अनित्य है, इट्स ऑल वेरी वेरी टेम्पररी। बट मेरे को बड़ा ब्यूटीफुल लगा और आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आप ये टैंजेंट को बाहर लेके आए कि अर्चना ने ये सारी चीजें फेस की, और तब एज ए ह्यूमन आपने रियलाइज किया कि यार मेरी जो सोल की जर्नी है वो तो बड़ी लंबी है। इट्स नॉट लिमिटेड टू वन लाइफ टाइम। आपको शायद मे बी कपल ऑफ नेक्स्ट लाइफ टाइम ये समझ में आया कि अर्चना ने ये उस लाइफ टाइम में क्यों एक्सपीरियंस किया था। अभी हम एक चैप्टर देख पा रहे हैं, बुक बहुत बड़ी है, बिल्कुल है ना?
बहुत बहुत सही चीज़ आपने बहुत अच्छे से आपने भी एक्सप्लेन की इस चीज़ को कि हम बहुत ही अपने आप को समेट के हमने बहुत कम, उस दायरे हमारे बहुत छोटे बना रखे हैं। करेक्ट। हमें उन दायरों को समझना चाहिए कि सिर्फ इतने में हम सिमटे हुए नहीं है। हाँ। और ये चीज़ आप लाइफ में आप कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, चाहे सही है चाहे गलत है, आप उससे हमेशा इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखें कि आपका लर्निंग का पार्ट है। मैं आपको एक अपना एग्जाम्पल बताती हूँ। बिल्कुल। जो पहले अर्चना थी, शी इज़ वेरी सोशली गैदरिंग में हर जगह रहना, मतलब कहीं भी जाना एकदम माहौल अच्छा होता था, बहुत ही मतलब कोई शाय नेचर नहीं है, बिल्कुल जिसके साथ बैठना बिल्कुल एकदम से ज्वेलअप हो जाना किसी के भी साथ, और बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहना लोगों के बीच, आउटगोइंग पर्सन बेसिकली बहुत। हाँ, और मैंने हर चीज़, जब आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते रहते हो लोगों के बीच में, तो आप हमेशा अच्छी बातें नहीं कर सकते, आप अच्छी भी करोगे, आप कुछ चीज़ें गलत भी करोगे। अब लोगों को क्या है कि जब कोई आपको एक्सेप्ट करता है तो लोग आपके सिर्फ अच्छाइयों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लोग आपकी बुराइयों को एक्सेप्ट नहीं करते कभी भी। उनको लगता है ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे कर दिया। सिर्फ कंप्लीट पैकेज मिलता है इंसान जब आपकी लाइफ में जुड़ता है, चाहे वो कोई भी हो, फिर वो कंप्लीट पैकेज के साथ आएगा। आप उसकी अच्छाइयों के साथ खुश नहीं रह सकते, आपको उसकी कुछ गलत चीजों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा और करना चाहिए। बिल्कुल। आप उसको करेक्ट कर सकते हो, आप उसको समझा सकते हो, लेकिन उसके बेसिस पे आप उसे छोड़ नहीं सकते। और लोग छोड़ना पसंद करते हैं क्योंकि पहले तो वो इग्नोर कर देते हैं ना, और जब वो चीज़ें सरफेस होती हैं, क्योंकि जब आप रेगुलरली उसी इंसान के साथ उठ रहे हो बैठ रहे हो, तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं। एग्जैक्टली। पहले वीकेंड पे एक बार दिख रही थी, कंफर्टेबल था, खेलना आसान था। अब वो डेली बेसिस पे हो, प्रॉब्लम हो गई है कि भाई ये चीज़ तुम में थी, बट अब मैं रोज नहीं झेल सकता इसको, एक दिन झेल सकता हूँ हफ्ते में, वो दिन खत्म हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है, मुझे लगता है कि ये समझने वाली हैं कि आप किसी को एक्सेप्ट करो तो उसको कंप्लीट, क्योंकि अच्छाई और बुराई हर इंसान में, आपकी कुछ और हो सकती है, सामने वाले कुछ और है, तो एक्सेप्टेंस दोनों साइड से होता है। अगर सामने वाले ने एक्सेप्ट करा है आपको, तो आप भी करो उसे, और इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। और आज की डेट में कुछ लोगों ने और कुछ रियलिटी चेक्स ने मुझे अब ऐसा बना दिया कि अब मुझे परवाह नहीं होती लोगों की क्या सोचते हैं। पहले बहुत परेशान हो जाती थी सुन के कि अच्छा ऐसा कैसे, मैंने तो ये बोला भी नहीं है, किया भी नहीं, तो लोग ऐसे कैसे समझ गए। I know। तो अब जाके वो चीज़ों को मैं समझ पाई कि मैंने कहा कि ठीक है, वो उनका परसेप्शन रहा, समझने का तरीका हर किसी का अलग होता है, रिएक्ट करने का भी, समझाने का भी। आप हर किसी को जाके क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि आप ये हो, आप ऐसे हो। ये सामने वाले को एक टाइम के बाद समझ में आने लगता है, अगर वो आपको जानता है तो इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करना मैंने फिर बंद कर दिया। और आज की डेट में मैं इतनी खुश रहती हूँ कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं। मुझे सिर्फ ये पता है मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ, और मैं कितना जानबूझ के दिल कभी किसी का दुखाया नहीं, और गलती से अगर दुखा भी दिया तो भगवान उसके प्रारब्ध के तौर पे वो काटेंगे ही काटेंगे, मैं उसको रोक भी नहीं सकती। तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो महादेव इतनी कृपा करिएगा कि उस प्रारब्ध को कटवा दीजिएगा किसी के भी द्वारा, क्योंकि वो रह जाएगा तो मेरे मोक्ष का मार्ग रुक जाएगा। और मेरी जर्नी सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, मुझे चाहिए कि आप बस बहुत हो गया है आना और जाना, अब इस पे फुल स्टॉप लग जाए। कैसे लगेगा, बहुत लंबा समय है जानती हूँ, लेकिन चाहती यही हूँ कि अब बस। इंटेंशन से ही चीज़ें स्टार्ट होती हैं, इंटेंशन से ही सब कुछ स्टार्ट होता है। मतलब अगर आपकी जिज्ञासा नहीं है आज़ाद होने की, तो आप कैसे आज़ाद हो सकते हो? रास्ता तो वही खुजेगा ना जिसको चलना है उस रास्ते पे। बिल्कुल। तो बिना उसके तो मार्ग कभी प्रदर्शित होगा ही नहीं। बिल्कुल। एक लाइन में बोलना चाहूंगा कि आई थिंक सबसे पहला बंधन जो टूटता है वो यही होता है, क्या कहेंगे लोग, क्योंकि ये सबसे बड़ा वाला है। और जो मैंने देखा है, लोग 70 साल तक नहीं तोड़ पाते। और यही सोल की जर्नी होती है। कोई होगा जो शायद बच्चा होगा, वो 14 साल में बोलेगा मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। कब्र में एक ही आवाज जाती है, वो होती है आपकी खुद की, कोई नहीं जाती आवाज आपके साथ में। बिल्कुल सच है। आपके पास में वो आंसर होना चाहिए। बट कमिंग बैक टू योर स्टोरी, आज बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे जिस तरह से जा रहा है। एंड मैं इस चीज़ पे आना चाहूँगा, चलो आपने ये चीज़ को फेस किया और अभी आप रेकी
अपनी हीलिंग स्टार्ट की, आप एनर्जीज में है, तो मैं इसको रेकी पे लिमिटेड नहीं रखना चाहूंगा। रेकी को हम एक बेसिक फॉर्म में डिफाइन कर देंगे कि हाँ एनर्जी हीलिंग होती है, आप थोड़ा सा एक लाइन उस पर बोल सकते हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई वुड वांट टू टॉक अबाउट एनर्जीज एंड हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम एनर्जीज एंड लिटिल बिट ऑफ योर साइकिक, एंड देन वी गो टू तंत्र कि वो कैसे आपकी लाइफ में आया। सो ऐसे इसको नेविगेट करते हैं। ओके, सो रेकी की बात मैं पहले भी बहुत बार कर चुकी हूँ, सो दैट रेकी क्या है। सो रेकी हमारे सनातन का हिस्सा रही है, हमारे अथर्ववेद में इसका पूरा वर्णन रहा। ओके, जिसको डॉक्टर मिकाओ उसुई ने जापान से आके पूरा यहाँ पे अच्छा ये हमारा ही है? हाँ, रेकी हमारे सनातन का हिस्सा है। बिल्कुल नहीं, हमारे सनातन का हिस्सा है, जिसको रीडिस्कवर किया डॉक्टर मिकाओ उसुई ने, जो जापान के थे। ओके। और वो यहाँ से 7 साल पूरा संस्कृत में उन्होंने अध्ययन किया, उसका पूरा समझा कि क्या है कैसे है, और वो ढूंढते ढूंढते ही इंडिया पहुंचे थे रेकी को। ओके, इंटरेस्टिंग। और स्टार्ट उन्होंने तिब्बत से करी थी अपनी जर्नी, वो जापान से तिब्बत आए थे, वहां पे महात्मा बुद्ध के लोटस सूत्र में उसका कुछ इन्फॉर्मेशन था, वो पढ़ा उन्होंने। तिब्बत वाज द सेंटर ऑफ बुद्धिज्म, यस। और तो जब उन्होंने देखा कि महात्मा बुद्ध ये करते थे, तो उन्होंने कहा कि जब ये करते थे तो मैं वहां जाके देखता हूँ जहां से ये हैं। तो फिर वो काशी आ गए। वाओ। बनारस में आके उन्होंने इसके पूरा अध्ययन किया, समझा, उसके बाद वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके वो लेके गए। तो हमारे यहाँ इंडियंस को फैंसी टर्म्स बहुत पसंद आती हैं, तो उन्होंने रेकी बोल दिया। तो उन्होंने जब रेकी का रीडिस्कवर करा और उसके बाद काफी प्रचलन में आ गया, तो अब इंडियंस उसको फॉलो करते हैं एज अ रेकी प्रैक्टिस, जबकि इसका जो वर्णन है वो प्राण ऊर्जा नाम से है। अच्छा, प्राण ऊर्जा जो हमारे प्राण शक्ति जो बोलते हैं हम, बिल्कुल वही रेकी है। तो जैसे किसी की डेथ होती है तो उसके प्राण, हम वो कहते हैं कि धीरे धीरे हमारे शरीर में ऐसा क्या है जो नहीं रहता तो हम मूवमेंट बंद हो जाती, क्या है वो प्राण? वो कहाँ से, वो ऊर्जा ही तो है। हाँ, कहाँ से आ रही है वो ऊर्जा? वो ऊर्जा तब भी थी जब आपका शरीर नहीं था, ऊर्जा तब भी है जब आपका शरीर है। तो बेसिकली बर्थ आपकी है कि आपके बॉडी में एक शव में देखा जाए, जैसे शव शक्ति बोलते हैं, तो उसमें आपका प्राण आ रहा है, यू आर अलाइव, लाइक एज अ बर्थ साइकिल आप ले लो, रिवर्स। एंड डेथ में भी सेम चीज होती है, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक एक चक्र से वो प्राण आपका निकलता है ना, और जिस लेवल पे आप पहुंचे हो एज अ ह्यूमन, वो उस चक्र पे जाके स्टॉप होके फिर वहां से एग्जिट कर लेता है। और जो जैसे बुद्ध हैं, जो एक ऐसे एनलाइटेंड लोग हैं, जैसे हाँ, जो एनलाइटेंड लोग होते हैं उनको पहले के लोगों को कैसे पता, आपने देखा होगा कि जो पहले हमारे ऋषि मुनि सन्यासी थे उनको कैसे पता चल जाता था, वो कैसे बता देते थे कि 4 दिन बाद अब मेरी डेथ होने वाली है, या मैं आधे घंटे बाद मेरी बॉडी, मतलब आई विल लीव माई बॉडी। वो इस तरीके की बातें कैसे कर पाते थे? क्योंकि वो अपने बॉडी से, अपने आप से इतने जुड़े हुए थे। एग्जैक्टली। आप अपने आप से जुड़ के तो देखो, आपकी बॉडी आपको दिन में 200 इंडिकेशंस देती है कि अब ये हो रहा है, वो रहा है। आपको भूख लगती है तो आप महसूस कर पाते हैं ना, कहाँ से, कोई तो बताता तो है नहीं ना आपको कि मुझे भूख लगी है, अब खाना दे दो। आपकी बॉडी इंडिकेट करती है कि अब आपको कुछ चाहिए, आपकी बॉडी में एनर्जी लो हो रही है, आपको खाना खाना है। उसी तरीके से जब आपकी जो पावर्स होती हैं, अगर आप उनको नहीं समझते, बॉडी इंडिकेट करती है। आपको उसको समझना चाहिए, आपको समय देना चाहिए अपने आप को। आप अपने आप को समय देते नहीं है। हमें सारा समय दूसरों से चाहिए। आज के टाइम में अगर मैं यंग जनरेशन की बात करूं या अपने पेरेंट्स की भी मैं बात करूं, सबको चाहिए कि कोई दूसरा हमें समय दे दे, जिस समय के साथ हम अपनी चीजों को आगे ले जाए। आप अपना समय अपने साथ बिताइए ना, जितना भी आपके पास है। 40 साल की अवस्था हो गई तो जितना भी बचा आप उसमें अपना समय दीजिए अपने आप को। आप अपने साथ समय बिताइए, आपकी बॉडी के साथ समय बिताइए। आपको एक एक ऐसी इंडिकेशंस मिलेंगी जो आपने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। करेक्ट। आपने कोशिश कब करी? कोशिश किसी ने, सबको कोई भी फैंसी सी चीज आएगी सोशल मीडिया पे, सबको चाहिए कि मुझे वो सीखना है, वो करना है, वो। आप अपने आप से बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, सब कुछ आप खुद कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए समय देना पड़ेगा, आपको अपने साथ बैठना पड़ेगा और आपको ये समझना पड़ेगा कि इन चीजों का मतलब क्या है। तो सारी कहानी वहीं से शुरू होती है। तो ये सारी चीजें समझने वाली हैं, और ये तब तक नहीं होगी जब तक आप अपने साथ समय नहीं बिताएंगे। तो ये मतलब मैंने जब विपासना गया था तो विपासना में भी एग्जैक्टली सेम चीज,
you have to go inside and you start feeling the sensations आपकी बॉडी को, और जैसे जैसे आपका फोकस बढ़ते जाता है, 10 days you focus on yourself, you sit in focus, तो आप स्टार्ट अपने ब्रेथ से करते हो, फिर ब्रेथ के बाद में आप अपने अलग अलग बॉडी पार्ट के सेंसेशंस को फील करोगे, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग द बॉडी एट अ वेरी मॉलिकुलर लेवल, जो इनिशियली मैं भी सोच रहा था विच इज़ वेरी इंसेन, बट व्हेन यू डू इट कंसेक्यूटिवली, आप वो साधना करते हो इन दैट टर्म्स, सिटिंग एंड देन डूइंग इट एंड देन प्रैक्टिसिंग, तो आप वो कनेक्शन बना लेते हो अपनी बॉडी से जो शायद कभी सालों में नहीं बना, और आपको ऐसी ऐसी चीज़ें रियलाइज होती हैं थॉट वाइज भी, फिजिकली वाइज भी, जो कभी आपने रियलाइज नहीं की. सो नाउ आई वांट टू कम बैक टू दिस. ठीक है, Reiki's energy, I don't want to go too deep into it. I am very surprised. मुझे पता नहीं था कि it is part of this thing. I think प्राण को ही हमने रीब्रांड करके Reiki बना दिया है यहाँ पे. Very interesting. So अब जैसे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, I want to talk about मणिकर्णिका घाट. उसको हम एक बार डिस्कस करेंगे. If you have been there, I have not personally been there, but if you have. And उसके पहले when we talk about energy, उसको 2 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, ह्यूमन, प्लीज. ठीक है, पहले हम ह्यूमन वाले पे बात करते हैं कि रेकी में जैसे मुझे पता है कि एनर्जी बॉल होती है, समथिंग लाइक दैट. आई मे बी रॉन्ग, यू आर द एक्सपर्ट. देन वी कम टू मणिकर्णिका. सो रेकी प्रैक्टिस जो हीलिंग है वो है क्या, हम उसमें कैसे काम करते हैं, क्या प्रैक्टिस होता है, क्या प्रोसीजर होता है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करती हूँ आपको. बिल्कुल. रेकी सिर्फ किसी बीमारी तक नहीं सीमित है. ये आपके इंटरनली भी बहुत सारी चीजों को, जैसे कुछ लोगों को होता है कि मुझे समझना है कि मैं कौन हूँ. ऐसे वाले लोग भी होते हैं कि मुझे समझना है मैं कौन हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि जो चीजें मैं साइकिक एबिलिटीज किसी को एकदम से स्टार्ट हो जाती हैं कि विजन्स आ रहे हैं, तो क्या रेकी से ये हील हो सकता है. सबसे पहले तो ये जानना था कि अगर साइकिक एबिलिटीज आपकी एकदम से स्टार्ट हो गई, या कुछ आपने ऐसा विजन्स आने आपको स्टार्ट हो गए हैं, तो उसका कारण क्या है. करेक्ट. कभी कभी आपके प्रारब्ध में वो चीजें लिखी होती हैं कि वो आपको मिलेंगी. हर चीज का समय है. अगर वो चीजें हो रही हैं तो हम रेकी के थ्रू ये देख सकते हैं कि क्या आप उस चीज के लिए बने हैं, और कितने आप उस चीज में अगर उतरना चाहते हैं तो क्या वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, या आपको उस चीज को बंद कर देना चाहिए. क्योंकि हर एक मार्ग हर किसी के लिए नहीं होता. करेक्ट. आज के टाइम में हर किसी को अपनी विजन्स ओपन चाहिए, अपना थर्ड आई ओपन करना है, कुंडलिनी राइज करनी है. आपको पता भी नहीं है, अगर ये चीजें बिना किसी की गाइडेंस के अगर एक्टिव हो गई तो आपकी बॉडी और आपके साथ क्या हो सकता है, ये आपको आइडिया भी नहीं है. मजाक नहीं है ये. लोग इसको आज के टाइम में बिल्कुल कैजुअली लेते हैं, बिल्कुल कैजुअल अप्रोच है इस चीज को लेके. अगर कुंडलिनी के साथ आपने छेड़छाड़ करी तो वो आपके प्राण लेने में सेकंड भी नहीं लगते हैं. और आप कहीं भी, मतलब आपका हो गया फिर यहाँ से, मतलब आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो. इतनी पावरफुल चीजें. तो बिना जानकारी के चीजों के साथ छेड़छाड़ मत करिए. उनके बारे में अगर आप उतरना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप किसी गुरु के सानिध्य में आइए और जानिए कि ये क्या है और कैसे होगा. बिना गुरु धारण के कुछ भी नहीं करना चाहिए. इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी, चाहे मैं रेकी प्रैक्टिस करती हूँ, मैंने गुरु धारण किए, मुझे मेरे गुरु ने अट्यूनमेंट दी, मुझे सिखाया और समझाया कि ये चीजें इस तरीके से आपको करनी है, इसके बियॉन्ड नहीं जाना है. हर एक चीज का एक दायरा है, आपको उसमें रहना है. एथिक्स को फॉलो करिए, और एथिक्स में जो नहीं रहेगा वो चीजों को अपने साथ गड़बड़ पक्का करवा लेगा. ये 110% की श्योरिटी है. आई थिंक क्या होता है ना, मेरे को आप इसमें ऐड इन कर सकते हैं, मुझे जितना भी लगता है, जितनी भी आई थिंक जो भी बंदे किसी भी लेवल पे कोई एबिलिटी को सीखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि ईगो इन्फ्लेट होता है कि अब मैं ये कर सकता हूँ जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन के दायरे से बाहर. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, है ना. और वो सेकंड लेवल है. और ये चीज, क्योंकि मैं इस चीज को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये चीज मैंने भी करी, मुझसे भी गलतियां. ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं और अच्छी बातें कर रहे हैं तो सिर्फ अच्छी बातें हुई हैं. हमने भी बहुत सारी गलतियां करी हैं जिनसे हमने सीखा है. किसी के भी ऑरा के अंदर ऐसे भी एंटर नहीं किया जाता है. इनिशियली जब हमने सीखा, मजा आने लग गया, किसी के भी ऑरा के अंदर एंटर कर रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं. आप किसी के साथ ऐसी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो. यू आर नॉट अलाउड टू डू. ये आपके एथिक्स के बियॉन्ड है. आप जा ही नहीं सकते हो. होता क्या है कि आपसे ज्यादा कोई पावरफुल अगर सामने बैठा है ना, वो आपकी चीजों को ऐसे ले लेगा, आपको मिलेगी नहीं, लाइफ टाइम नहीं मिलेगी. बहुत विजन्स है ना, सब चला जाएगा और ऐसा करके छोड़ेगा, फिर आपको अपना ही होश नहीं होगा. तो छेड़छाड़ चीजों के साथ, लोगों के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपसे कोई स्ट्रॉन्ग आ गया तो आपकी सारी पावर्स खत्म है फिर.
आई थिंक ये सेम स्टोरी है, जैसे अगर दिव्य धनुष किसी को मिल जाता है, जैसे ब्रह्मास्त्र का एग्जांपल ले लो, कि आपको दिया गया, आपका पोटेंशियल है उसको यूज करने का, बट उसको डिप्लॉय तभी ही करना है जब उस लेवल की कैलामिटी भी सामने हो, वरना आपके पास वो एक गिफ्ट दिया है भगवान ने कि आपका पोटेंशियल उस लेवल पे था कि आप उसको धारण कर सकते हो, है ना। जैसे आपके पास एक गिफ्ट है कि इफ आई कैन हील समवन थ्रू एनर्जी, ठीक है, तो वो एक गिफ्ट है, बट आप उस गिफ्ट की कदर करोगे तो गिफ्ट आपके पास रहेगा। आपने उसका अब्यूज करना स्टार्ट कर दिया मजे के लिए, गेम की तरह, तो फिर वो गिफ्ट भी जाएगा, और जो आपने कमाने के लिए जो आपकी डिस्कवरी और सेल्फ इंप्रूवमेंट हुई थी वो भी चली जाएगी उसके साथ साथ। एम आई राइट इन सेइंग दैट? बिल्कुल सच है और बिल्कुल सही तरीका आपने बताया है। बिल्कुल ये चीज़ ऐसे ही होती है कि अगर मैंने कोई चीज़ सीखी और अगर मैंने उसकी प्रैक्टिस सही वे में नहीं करी है, तो मुझसे पावरफुल जो भी होगा वो मेरी सारी चीज़ों को ले जाएगा अपने साथ, और साथ में आपको जो चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके लिए नहीं थी, फिर आपको पूरा लाइफ टाइम उसके साथ काटना पड़ेगा, और आपके सारे अच्छी चीज़ें अब आपकी जा चुकी हैं। अब आपके पास जो है उससे आपका ये कर्म भी खराब और अगला भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें इस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं, इसीलिए इन चीज़ों को सीखने के लिए बिल्कुल कैजुअल अप्रोच नहीं रखना चाहिए। कुछ भी सीखना है, कोई विजन्स आती भी हैं, अगर किसी को एकदम से विजन्स आ जाती हैं, कई बार होता है, तो आप किसी से ऐसे जानकार के पास जाइए जिसको इसकी नॉलेज है, किसी ऐसे से बात करिए जो इसका एक्सपर्ट है। आप ऐसे ही अपनी मर्जी से कुछ भी मत करिए, बिकॉज ये आपको ही हार्म पहुंचाएगा और आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो ये चीज हम हमेशा मना करते हैं कि मत करने, ऐसी प्रैक्टिस नहीं की जाती है। आई वांट टू अंडरस्टैंड, जैसे आप कोई एक एग्जांपल दे सकते हो वेरी शॉर्टली, कि जैसे कोई पर्टिकुलर चीज है जिसमें बंदा फंसा हुआ है, इट कैन बी अ हेल्थ इशू, इट कैन बी अ फाइनेंस इशू, इट कैन बी अ स्ट्रेस इशू, इट कैन बी एनी, और जैसे उसको अगर हम रेकी देना स्टार्ट करें, सो व्हाट इज एन एक्सपेक्टेड टाइम जिसमें उसको एक नोटिसेबल डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाता है? जस्ट एन एवरेज, इट कैन बी वेरी डिफरेंट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो एनर्जीज का जो गेम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि हर किसी के ऊपर वो अलग तरीके से काम करती है। कोई पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, कोई पर्सन आए हैं जिनको सीवियर डिप्रेशन है। अब सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट को मैं अगर कहूँ मैं 3 दिन में ठीक कर दूंगी तो बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है इस चीज में, और कोई भी नहीं कर सकता। डॉक्टर्स की मेडिकेशन के साथ साथ उसकी हीलिंग चलेगी, और हीलिंग भी उसको कम से कम उसको 1.5 महीने 2 महीने लग सकते हैं, क्योंकि हम हीलिंग भी डेली नहीं दे सकते हैं। आप भी ट्रेन हो जाओगे, इट्स अ टास्क। ट्रेन होते हैं हम, हमें भी अपनी मेडिटेशन करके अपनी चीजों को बैलेंस कर, अपने आप को सेल्फ, मतलब दूसरों को कुछ भी देने से पहले सबसे पहले हम अपने लिए प्रोटेक्शन रखते हैं, अपनी चीजों को क्लियर रखते हैं, अपने ऑरा को क्लियर रखते हैं। और नेगेटिव एनर्जीज के साथ हम लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व अगर हो गए तो हमारे भी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। करेक्ट। और हमें इन चीजों का ध्यान रखते हुए भी काम करना होता है। तो इसीलिए 1.5 से 2 महीने में आपको एक टाइम फ्रेम दे रही हूँ, जिसमें कि मैं आपको समझाने के लिए ये कि कोई भी अगर आपको इस तरीके की कहता है कि आप 4 दिन में मैं आपको ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज, वो होगा ही नहीं। सीवियर डिप्रेशन जो बंदा पता नहीं कितने टाइम से परेशान है, आप उसको 4 दिन में ठीक नहीं कर सकते। So basically कम से कम 10 सेशन, 8 से 10 मिनिमम है। हाँ, है ना, 10 मिनिमम में पकड़ के चल रहा हूं। 10 सेशंस बिल्कुल लगेंगे, और 2-2.5 महीने का भी टाइम लग सकता है। ठीक है। और कोई वो नहीं है कि और हर किसी के ऊपर ये भी अलग तरीके से काम करती है। कोई पर्सन एकदम से एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है और उसका एकदम से रिकवरी स्टार्ट हो जाता है, किसी को ज्यादा टाइम भी लग जाता है, और ये हर किसी के ऊपर डिफरेंट तरीके से काम करती है। हम आते हैं अभी, जैसे हमने एनर्जीज की बात, ठीक है, तो हम थोड़ा सा ऑरा पे बात करते हैं और फिर मणिकर्णिका घाट के एक एसेंस पे बात करते हैं कि जगह की एनर्जी जो होती है। सो यू कैन एक्सप्लेन अ बिट अबाउट ऑरा, क्या होता है, इफ इट इज देयर फॉर एवरीबॉडी, या वो डेवलप होता है या प्रैक्टिसेस से आता है? सबसे पहले तो ऑरा है क्या? सो हमारे सिर्फ ऑरा ह्यूमंस का नहीं होता, प्लांट्स का भी होता है, एनिमल्स का, हर चीज का ऑरा है। ओके। लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, हर चीज का एक ऑरा है। बिल्कुल। ठीक है। आपको ऑरा को अगर मैं डिफाइन करूं तो ऑरा जिसको विजन्स आते हैं या जो देख सकते हैं ऑरा को अपने नेकेड आई से, मतलब वो वैसे नॉर्मली नहीं दिखते हैं, प्रैक्टिस से ये चीजें आपके विजन्स ओपन होते हैं। सो जो ऑरा का जो कलर होता है वो आपको येलो और ऑरेंज में लेके होता है। अच्छा। जैसे सनराइज होता है, तो जब सनराइज होता है जो एक कलर आ जाता है, गोल्डन आवर जिसको बोलते हैं, तो वो वैसा कुछ कलर लेके होता है।
और ऑरा का कलर भी चेंज होता रहता है। अब मैं कोई मंत्र जाप साधना में हूँ सपोज करिए, तो मैंने कोई भी पूजा, अगर मैंने किसी सात्विक देवी देवता की पूजा उठाई हुई है, तो मेरे जो ऑरा का कलर होगा वो ऑरेंज में होगा, या रेड में होगा, ओके, ठीक है, या येलो होगा, मतलब जो पूरा हमारा सात्विक रंग होते हैं। मैं समझ गया, ठीक है, पॉजिटिव। हाँ। और अगर मैंने कोई तामसिक पूजा उठाई हुई है जिसमें उग्र शक्तियों की पूजा होती है, उसमें मेरा ऑरा ब्लू कलर का होगा। ओके, वो ब्लू ऑरा ट्रैवल करता है फिर आसपास, और वो सर्कल की तरह भी दिख सकता है, सर्कल की तरह भी आते हैं, कुछ वेव्स की तरह भी मूव होता है वो। ये डिपेंड करता है कि आप किसके ऑरा के साथ आप देख रहे हो। आप किसी बहुत ही बड़े साधक का देख रहे हो तो आप ध्यान से देखो, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपके सामने जो साधक है, जो उस चीज में उतर के चीजों को कर रहा है, अगर आप उसके साथ थोड़ा सा भी इधर उधर करा तो वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है और फिर वो प्रॉब्लम आपको होगी। तो यू शुड बी मतलब अवेयर, आपको अवेयरनेस की बहुत नीड है यहाँ पर। तो चीज़ों को समझना और पता होना अलग चीज़ है, लेकिन डील कैसे करना है ये भी आपको आना चाहिए। तो ये इस तरीके से हम ऑरा को देखते हैं, और जिसके साथ नेगेटिविटी होती है, कोई नेगेटिव एनर्जीज के साथ घिरा हुआ, उसका ऑरा ब्लैक होता है। ओके, डार्क, बिल्कुल डार्क। आर यू आल्सो एबल टू सी और सेंस दिस थिंग्स? हाँ, मैं सेंस मतलब अगर मैं किसी से नहीं भी मिली हूँ या मैंने उसके पिक्चर या फोटोग्राफ मतलब नहीं देखा है, तो मेरे को नाम से भी मुझे स्मेल से और अंदर से हाँ फील हो जाता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट पर्सन, तो मैं वो सेंस कर पाती हूँ। इंटरेस्टिंग। और ये कैसे एबिलिटी डेवलप हुई है ये मैं खुद भी नहीं जानती, ये सब महादेव की कुछ कृपा होगी शायद, उन्हें ऐसी कुछ डेफिनेटली उनकी कृपा है आप पे जी। तो इस तरीके से चीज़ें मतलब देखने को मिलती हैं ऑरा में। और बाकी ऑरा में जब हम किसी के साथ बैठते हैं, कभी कभी हम बैठते एकदम से फील करते हैं कि हम इससे शायद पहले भी बात हो चुकी है, या कुछ वाइब जिसे हम कहते हैं, बड़ा मजा आ रहा है बात करके, या कुछ अच्छा फील कर रहे हैं हम। करेक्ट। तो वो आपका और उस पर्सन का ऑरा ही होता है जो एक दूसरे की तरफ कंपैटिबल होता है और अट्रैक्ट करता है। आप एक दूसरे के साथ बैठ के बहुत ही अच्छा फील कर रहे हो और एकदम से ऐसा लग ही नहीं रहा कि आपकी फर्स्ट कॉन्वर्सेशन है, तो ये सारी चीजें आपकी ऑरा के थ्रू ही होती हैं। कैसा लग रहा है आपको, ये फर्स्ट कॉन्वर्सेशन है? काफी अच्छा, काफी अच्छा, चलो थैंक यू। आई गेस इट्स फॉर द ऑरा, हमारा ऑरा कंपैटिबल है। बट आई थिंक मैंने जितना थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि जैसे बहुत पहले होते थे, परशुराम हो गए, ये हो गए, तो जिस गांव में भी वो एंटर होते थे उस गांव में लोगों को फील होता है कि कोई दिव्य आत्मा आई है, लेकिन उनका ऑरा इज लाइक ह्यूज इन टर्म्स ऑफ हम उसको कहते हैं, वो उनका आभा मंडल ऐसा होता था कि वो आई लव द वर्ड, जैसे ही एंटर करते थे तो उनके आने से कुछ घंटे पहले ही उनका ऑरा बता देता कि यहाँ पे अब कोई आने वाला है। हाँ। लोग पहले से तैयारियां करके रखते थे कि अब ये पर्सन आने वाला है। जैसे उनका ऑरा इतना ज्यादा, उनका ऑरा वहां पे आ चुका होता था उनके आने से पहले। तो सोचे कितना बड़ा और उसका दायरा कितना बड़ा होगा। हम तो एक छोटे से ऑरा में, छोटे से उसमें इतना खुश हो जाते हैं। जितने ज्यादा आपकी तपस्या होती है, जितना ज्यादा आप अपने आप को तपाते हैं, उतने ही स्ट्रॉन्ग आप अंदर और बाहर से बनते हैं। इंटरेस्टिंग। आई थिंक फिर तो इंसान जितनी मेहनत करता है उसका उतना ऑरा एक्सपांड करता रहता है, जितना बिल्कुल करता है वो। आई थिंक देन दैट इज व्हाट, लाइक जैसे लोग शाहरुख खान के लिए बोलते हैं या किसी और के लिए बोलते हैं कि यार उनका एक वो प्रेजेंस है। बहुत अच्छा एग्जांपल आपने अभी लिया है ना, बहुत जबरदस्त कि जहां भी वो जाते हैं बस कुछ हो जाता है, वो फील होते हैं, लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि यार इस बंदे की एक एनर्जी है, बिल्कुल इस बंदे की एक वाइब है, और वो वाइब बेसिकली एक ऑरा है। राइट। तो बड़ा मेरे को अच्छा लगा कि ये रामचंद्र जी के ऊपर भी बहुत बुलाया था कि जैसे वो गांव में आए तो गांव में सब लोग खुश हो जाते थे, क्योंकि वो दर्द अपना महसूस नहीं कर पाते थे उनकी प्रेजेंस में। तो राम राज्य का एग्जाम्पल आज तक दिया जाता है कि यार सब किसी के मन में वो भावना नहीं थी, मलिनता नहीं थी, बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस एट द कोर ऑफ अयोध्या कि राम जी पधारे हैं। तो वो इतना क्लेंजिंग था, इतना उनका तेज, जैसे सूर्यवंशी थे कि जब एकदम आप सामने से देखोगे तो एकदम इंटीमेट हो जाओगे कि यार सूर्यवंशी आपके सामने खड़े हैं। तो अलग ही एक ऑरा
वेरी ब्यूटीफुल, मेरे को खुद फील हो रहा है, मजा आ रहा है बोलते हुए, एकदम खुशी एक आपको महसूस होती है, एक तरंग। सो मैं अभी आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे लोगों की एनर्जीज होती हैं वैसे जगह की भी होती हैं, आप बनारस से हो तो फिर पूछना बनता है कि यार मणिकर्णिका घाट गए हो, तो उसकी वाइब अगर आप मुझे एक्सप्रेस कर पाओ कि कैसे, और थोड़ी कहानी अगर आप बता पाओ काशी विश्वनाथ की। ओके, सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी धरती की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है वो शहर है बनारस। कहा जाता है सबसे पुराना शहर और सबसे पहला शहर है। अच्छा। जब सब चीजें हो रही थी, जब सब दुनिया बन रही थी, हाँ सब चीजें हो रही थी, प्रकृति अपनी चीजों को अपने अकॉर्डिंग बना रही थी, चीजें चल रही थी, तो कहा जाता है कि सबसे पुराने शहर की जब उत्पत्ति हुई तो उसका नाम जब काशी आता है तो महादेव यहाँ पे स्वयं विराजमान है। अच्छा। अपने त्रिशूल पे उन्होंने शहर बसाया था। अच्छा। मतलब उनके त्रिशूल पे ये शहर है। और इस शहर के जो कोतवाल हैं वो है बाबा काल भैरव। बाबा काल भैरव की ऐसी महिमा है कि मैं आपको बताऊंगी, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सच में ऐसा होता है कि जिसको भी अपनी लाइफ में यू टर्न चाहिए ना, वो एक बार वहां पे चला जाए और दर्शन कर कर आ जाए। ओके। वो आपकी लाइफ का ऐसा यू टर्न मानेंगे। अगर लाइफ में कोई भी परेशानी, आपकी सिर्फ एक अर्जी कि बाबा ये परेशानी है, ये समस्या है, ठीक होनी ही चाहिए हक से। अच्छा, कर दीजिएगा नहीं, हक से, कि मुझे चाहिए। हाँ। ये आप ही करोगे और आप करके दो मुझे। तो वो कोतवाल है उस शहर के जहाँ पे महादेव स्वयं विराजमान है। वहां पे माँ पार्वती का भी मंदिर है, और जहाँ पे गौरा होती है वहाँ पे शिव जी का होना तो अपने आप में, हाँ वो होंगे ही होंगे। और जब विश्वनाथ मंदिर का जो हमारा जो प्रांगण है आज तो काफी उसको डेवलप करके काफी अच्छा कॉरिडोर वगैरह भी बना दिया। जब आप उस मंदिर के अंदर एंटर करते हैं ना, आप शून्य हो जाते हैं। कभी आपको शून्य महसूस करना हो तो आप बनारस जरूर जाइए। किस मंदिर में? सेम काशी विश्वनाथ। आप बनारस में कदम रख दीजिए, आप शून्य महसूस करने लगेंगे। क्या बात है, जाना पड़ेगा बनारस तो। और आपको अगर रियलिटी चाहिए कि आप, जैसे कई बार होता है कि मैं सोचता तो बहुत कुछ हूँ करने का, लेकिन मैं कर कुछ नहीं पाता। मेरा दिमाग या मेरे पैटर्न्स जो है विचारों के, वो उस तरीके से काम नहीं करते। आप एक बार मणिकर्णिका होकर आइए, आपको समझ में आएगा कि आप किस चीज के पीछे अब तक भाग रहे थे और क्या एनर्जी है वहां की। आप वहां पे मतलब वहां जो मणिकर्णिका घाट है वहां पे आशीर्वाद है उसको कि वहां पे कभी भी दिन हो या रात हो 24/7 लाशें जलती हैं। मोक्ष मिलता है वहां पे। जो भी अपना प्राण त्यागता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मणिकर्णिका के उस घाट पे जब आप जाते हैं, वहां की जो एनर्जी, आप उससे अगर रिलेट कर सकते, जो भी एनर्जी से रिलेट करता है, वहां जाके आधा घंटा बैठ के देखिए, आप बैठ नहीं पाएंगे, इतनी हाई इंटेंस एनर्जी है, आपको हिला देगी वो एनर्जी। मैंने ये सेम चीज केदारनाथ पे फील किया है, सिर्फ लाइक केदारनाथ पे किया है, कुछ ऐसी जगह है, बट आई थिंक केदारनाथ वाली जो एनर्जी है ना वो सात्विक है। हाँ, ये सात्विक एनर्जी नहीं है। ओके। सात्विक एनर्जी में और तामसिक एनर्जी में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा। शमशानी एनर्जी है। हाँ, वो शमशानी एनर्जी है, क्योंकि वहां पे डेथ और वो ट्रांजिशन हो रहा है ना साथ। और सबसे बड़ी चीज जो है वहां पे, जब आप वहां पे खड़े होते हैं या जब वहां पर इस तरह की चीजें आप देख रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर हम लोग जैसे गए थे अभी पीछे, तो हमने ऐसी बातों में पूछा, हम बोटिंग कर रहे थे, तो बोटिंग करते रहते हमने पूछा उनसे, तो जो लोग वहां पे पूरा काम करते हैं वो डोम कम्युनिटी है जो काम करती है। वो पूरी कम्युनिटी को डोम कहते हैं। वो सारा काम लकड़ियों को मैनेज करना, जलाना, वो जलाना, कहते हैं कि आपकी शुद्धि, आपके शरीर की शुद्धि तब तक नहीं हो सकती जब तक डोम का हाथ न लगे। अच्छा। क्योंकि शरीर को अग्नि देने के बाद जो क्रिया होती है, जो चीजें होती है, वो डोम कम्युनिटी का काम। अच्छा। तो आप कितने भी बड़े कुछ हो जाए, लेकिन जब आपकी मृत्यु होती है तो वो वही आते हैं सामने और वही करते हैं आपकी चीजों को। तो उनको ये आशीर्वाद है महादेव का कि उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी का हिस्सा है। और लोग उनको बड़े हीन भावना से देखते हैं, वैसे जो लोग वहां के बड़ी हीन भावना से देखते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो ब्लेसिंग है ना,
वो किसी के भी पास नहीं है। और मैं उनको बहुत ही, और वो लोग ऐसे खुश होके बताते हैं कि अग्नि से पवित्र कुछ नहीं है। ऐसे हमने पूछा, हम लोग गए थे तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यहाँ पे इतनी लाशें जलती है, आपको डर नहीं लगता? कहते दीदी अग्नि से शुद्ध कुछ होता है क्या? मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है आपकी। मतलब हम तो सोच ही नहीं सकते आप जो बात कह गए। कहते अग्नि से पवित्र कुछ नहीं है। कहते जब ये चिताएं ठंडे होते हम तो लकड़ी ले जाते हैं, चूल्हे पे खाना बनाते हैं, ये हमारे घर है, हम यहीं रहते हैं। तो आप सोचिए कि वो उसी के बीच में हमेशा उठते और बैठते हैं, और कितनी हाई इंटेंस एनर्जी के बीच में वो है। नॉर्मल पर्सन के ना आधे घंटे बैठने की बात नहीं है। जो लोग जो लोग अघोरी होते हैं, जो साधनाएं करते हैं, सिर्फ वो बैठ सकते हैं वहां पे, लेकिन नॉर्मल पर्सन मैं समझ गया। तो भगवान ने वो कैपेबिलिटी भी दी है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, कि आप उस चीज को एंड्योर कर सको। जैसे मुझे जो एग्जांपल याद आ रहा है, जैसे किन्नर का अगर हम एग्जांपल लें तो उनको ब्लेसिंग है कृष्ण भगवान से कि उनका आशीर्वाद लगता है। तो जब बेबी बॉर्न होता है या शादी होती है, उनको बुलाया जाता है कि आप आओ, नए जोड़े को आशीर्वाद दो, बच्चे को आशीर्वाद दो। तो पीपल टेक इट विद अ वेरी, मतलब जैसे हमें कोई रास्ते में दिख जाए तो नेगेटिवली एकदम लेते हैं, बट दे हैव अ ब्लेसिंग। They have a blessing. आप उनको स्माइल करके कभी, and I have done it multiple times, आप उनको स्माइल करके भी बोलोगे ना with the same respect, they won't ask you anything. They will just bless you and go away. बिल्कुल सही चीज कह रहे हो आप। सुपर पावर है भाई उनके पास। सही बात कह रहे हैं आप। हमेशा आप कोई भी ऐसी कम्युनिटी जिसको इस तरीके की ब्लेसिंग हो, आपको एक तो उनसे उलझना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। और अगर वो आप उनको कुछ दे नहीं सकते तो इज्जत तो आप हर किसी को दे सकते हैं। बिल्कुल सही। वो जो कि बेसिक है हर इंसान का, आप वो दे दीजिए उनको, और वो इतना आपको इतने अच्छे से ग्रीट करेंगे, इतने अच्छे से ब्लेस करेंगे कि आप, और उनकी कही हुई बातें भी होती हैं। अरे मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं बहुत सारे, मैं जहाँ पे भी हूँ ना, मैं लोगों की दुआओं की वजह से हूँ। मैं तो क्रेडिट कभी हार्ड वर्क को देता भी नहीं ज्यादातर। एक तो इंस्ट्रूमेंटल तरीके से जियो कि हाँ ये हो रहा है तो आपके थ्रू होना था इसलिए हो रहा है, बिल्कुल आपकी वजह से नहीं हो रहा, कभी किसी की वजह से थ्रू हो रहा है। बिल्कुल, एक्चुअली हम यही गलत कॉनोटेशन में चले जाते हैं कि हमारी वजह से नहीं हो रहा। आज आप और मैं मिले, ये कॉन्वर्सेशन हो रही है, किसी के नसीब में होगा कि ये कॉन्वर्सेशन सुने, शायद उसका कुछ बदलाव आने वाला। अभी हम इस चीज पे थोड़ा सा अगर आप बता सको कि एक बंदा अपने आप को एनर्जी वाइज, अब हम तंत्रा पे आएंगे बट उसके पहले एनर्जी वाइज कैसे थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट कर सकता है, कैसे अपने आप को सिक्योर या अपने ऑरा को बढ़ाने के लिए वो क्या करे, तो इफ यू कैन गाइड समथिंग लाइक दैट। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही बेसिक सिंपल से मंत्र है, ओम नमः शिवाय। वाह। ओम नमः शिवाय का जाप तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पर्सन, बच्चे से बच्चा जानता है कि इसको कैसा उच्चारण, सही उच्चारण क्या है। अगर आप एकदम से इस चीज में, बहुत कुछ लोग होते हैं कि ठीक है मेरे को नॉर्मल पूजा पाठ रखनी, कुछ होते नहीं मुझे अच्छे से करना है या तरीका मुझे पूरा प्रॉपर फॉलो करके करना है। दोनों ही मेथड आप ले सकते हैं। अगर आपके पास समय की कमी है, आप टाइम दे सकते, 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा आप नहीं बैठ सकते, विच इज फाइन, आप मत बैठिए। आप ओम नमः शिवाय अपने मन के अंदर मौन जाप के द्वारा आप कितना भी कर सकते हैं। आप खाली बैठे हैं, बोलते रहिए। तो अंदर से जो वो फ्रिक्वेंसी आपकी रेज हो रही है जाप के द्वारा, वो आपके अंदर और बाहर दोनों की क्लींजिंग कर रही है। करेक्ट। वो बाहर भी क्लीन करती है, अंदर भी क्लीनिंग कर रही है, वो बाहर भी क्लीनिंग कर रही है। और ये मौन जाप इतना पावरफुल होता है, जितना हमारा ये मौखिक जाप से ज्यादा मौन जाप होता है। मैंने ये कहीं पढ़ा था, मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा। जैसे इसमें 3 प्रकार होते हैं, ऐसे आप मुंह से बोल रहे हो, इज इक्विवेलेंट टू आप मन में 108 बार, जब आप एक बार बोलते हो तो वो आपके मुख से निकले हुए के 108 के बराबर होता है। फिर आप जब उस जो भी मन में आप बोल रहे हो, अगर आप उसको तोड़ के एक सिलेबल को फोकस कर सको, है ना, ओम नमः शिवाय, और फिर वो जब आप उस एक फ्रीक्वेंसी को फील कर पा रहे हो तो अगेन वो 108 से ऐसे 3 मल्टीप्लाई होते हैं जी। और फिर जब आपका रोम रोम ओम नमः शिवाय बोले जा रहा है, इवन विदाउट यू रियलाइजिंग इट, तो वो एक अलग वाला स्टेट अचीव कर लेते हो। हम इसको मेडिटेशन में लेते हैं, जिसमें आप, मेडिटेशन के भी 3 भाग है, ध्यान, धारणा, समाधि। पहले हम ध्यान में बैठते हैं, फिर उसको हम धारण करते हैं, फिर एक स्टेज आती है कि हमें शून्य हो जाते हैं। हम पता ही नहीं है कहाँ है। और वहां तक जाने के लिए आपको अपने आप को इतना तपाना पड़ता है, इतना अपने आप को समय देना पड़ता है, उसके बाद ही आप वो अचीव कर पाते हैं।
और जिसने ये अचीव कर लिया फिर वो नॉर्मल लोगों के बीच में उठना बैठना भी नहीं होगा उसका। आप बड़ा न्यूट्रल हो जाते हो, बिल्कुल शांत, मतलब कुछ है ही नहीं। आप जब वो, क्योंकि मैं बताऊं आपको, वो ऐसा स्टेट है जब आप इतना लाइट फील करते हो क्योंकि आप कुछ होते ही नहीं हो और सब कुछ भी होते हो। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नथिंग एंड एवरीथिंग। जब आप शून्य बनते हो तब आप सब कुछ भी बनते हो उसी सेम समय में, सच है। और वो लोगों को अंडरस्टैंड करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं अपने महादेव के बारे में एक बात हमेशा महसूस करती हूँ, मैंने बोला नहीं है अभी तक ये चीज, महादेव से बड़ा गृहस्थ कोई नहीं और महादेव से बड़ा वैरागी कोई नहीं। वाओ, एंड दैट इज व्हाई आई लव हिम, बिकॉज़ वो कॉन्ट्रास्ट क्योंकि दिखाते हैं। उनसे बड़ा गृहस्थ नहीं, उनसे जितना उन्होंने जितना प्यार अपने परिवार को वो बोले ना। दिया है या देते हैं, जिस तरीके से वो माँ को रखते हैं अपने से ऊपर, वैसा अगर कोई इंसान कर ले, थोड़ा भी कर दे ना, तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। उमापति। तो मतलब उनका जो हर रूप में वो इतने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट किया है कि लोग उसका 0.000% भी मतलब वो फॉलो कर ही नहीं सकते। हम उस लेवल पे स्टैंड ही नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। हम उनको देखते हैं गुरु के रूप में, हर एक रूप में, लेकिन हम उनको फॉलो नहीं कर पाते और ना कर सकते। मुझे इसीलिए तो प्यार है उनसे। मैं आपको बताता हूँ वेरी इंटरेस्टिंग चीज, कि वो सोसाइटी के बाहर रह के सोसाइटी में रहना सिखाते हैं। जी, समझ रहे हो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि वो सोसाइटी में रहना नहीं चाहते हैं, बट वो सिखाते हैं कि सोसाइटी में कैसे रहा जा सकता है। वेरी ब्यूटीफुल। मतलब वो डिटैच होके अटैचमेंट सिखा रहे हैं। बिल्कुल। वो डिटैच भी हैं सोसाइटी से बाहर भी हैं। उनको ये नहीं है कि मुझे कैसा पहनना है, कैसे सजना है, कैसे वो होना है, बट वो पार्वती के लिए गजरा भी लाएंगे, ये चीज भी करेंगे। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ महादेव। वो भोलेनाथ भी हैं, वो महाकाल भी हैं। तो वो चंचलता मेरे को बड़ी प्यारी लगती है उनकी। वो फैक्टर था। और जिस भी को भी आप, जैसे वो मेरे इष्ट देव हैं, ठीक है, मैंने उनको, मतलब वो बन गए मेरे इष्ट देव, उन्होंने मेरे को चुना। आप नहीं चुनते मेरे हिसाब से, नहीं चुनते, वो आपको चुनते हैं। सच है, बिल्कुल बिल्कुल सच है ये, कि आप कभी भी नहीं चुन सकते ना। आप इस मार्ग को चुन सकते, हाँ, ना आप भगवान को चुन सकते। आप में कुछ ऐसी क्वालिटी होती कि वो आपको अपना दे देते हैं। हाँ, अपना बना लेते हैं। बिल्कुल सही, अपना बना लेते हैं। तो ये चीज समय के साथ ही होती है। एक समय के बाद ही आपको इन चीजों का ज्ञान होता है। वो तब तक आपको बहुत ही, और जो महादेव का भक्त हो गए, जो महादेव की पूजा करता हो, इतना निचोड़ते हैं उसको इतना उसके साथ उसको उस लेवल पर लेके जाते हैं कि उसको हर चीज से मोह उठा देते हैं। परफेक्ट, सही बोले आप, एकदम बहुत सही। और जब तक आपका मोह बना हुआ है ना, आप उनसे जुड़ ही नहीं सकते। उनसे जुड़ने का मतलब है आपको अपने मोह का त्याग करना पड़ेगा। जिस चीज से आप प्यार करते हो, आपको सबसे पहले वो छोड़नी है, तब आप उनसे जुड़ते हो। क्योंकि जब वो देने पे आते हैं ना, उनसे बड़ा कोई देने वाला नहीं है। तो ये उनका बहुत ही, मुझे मतलब मैंने इस चीज को बहुत ही ध्यान से अनुभव करा है, तब मैं ये चीज बता रही हूँ कि उनसे बड़ा कोई गृहस्थ नहीं और उनसे बड़ा कोई वैरागी नहीं। बिल्कुल। और ये मेरा अनुभव, जब उनके साथ जुड़ती हूँ, उनसे कनेक्ट कर पाती हूँ, तब ये चीज मैंने फील करी। मैंने कहा ये तो कभी लोगों के सामने आया ही नहीं। तो ये चीज भी समझने वाली है कि कितना अच्छा, कितना ब्यूटीफुली वो चीजों को दिखाते हैं, कि क्या प्रेजेंटेशन है उनका चीजों को करने का भी। मतलब वो कुछ मेरे को प्यार दिख रहा है, क्योंकि वो प्यार मेरे में भी है। और मेरे को याद है, जैसे मेरा बर्थडे 3-4 साल के अंदर एक बार महाशिवरात्रि पड़ता है, 4 मार्च बॉर्न। ओके। तो उसी के आसपास महाशिवरात्रि पड़ती है। तो जैसे जैसे मेरा कनेक्शन बढ़ते गया, तो ये जो रिसेंट महाशिवरात्रि थी, तो उसके अंदर मैंने जब ओम नमः शिवाय बोला था, तो देखो एक मेरे जो पहले का फेज था लाइफ का, आप मजाक में जब कुछ करते हो या आपके पास वो इंटेंशन नहीं है या आप उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं हो, तो आप उसके एनर्जी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हो। जब आप थोड़े से अवेयरनेस में चले जाते हो, जब उसको महसूस करना स्टार्ट करते हो, तो इस बार जब मैंने महाशिवरात्रि में बोला, और जब अभी भी मैं जब बोलता हूँ ओम नमः शिवाय, तो इट इज कमिंग फ्रॉम माई सोल। और इस बार जब मैंने उसको चैंट किया, मतलब मैं 1 घंटे में उसमें था, महाशिवरात्रि में था, मुझे फील हुआ कि मुझे ये करना है। और मुझे तब पता नहीं चला था कि मुझे क्यों इतनी तीव्र भाव हो रही थी। तो मैंने किया उसको, और उसमें से ऑटोमेटिकली मेरे 10 मिनट रिकॉर्ड हो गए फोन में। मेरी इंटेंशन नहीं थी, रिकॉर्ड हो गए कहीं पे। और वो अब तक मैं उस स्टेट में आई थिंक लाइफ में 2 बार ही गया रहूंगा, कि जहां पे मैं कंप्लीटली नीरज को भूल चुका था। मतलब 40-45 मिनट तक मैं सिर्फ ओम नमः शिवाय बोल रहा हूँ, बहुत ऊंचा जाके, बहुत धीरे जाके, क्योंकि मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ, साथ आप जा रहे थे, मैं प्रोफेशनली ट्रेंड सिंगर हूँ, तो जब मैं रियाज करता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ओम नमः शिवाय के ऊपर रियाज करूँ।
है ना। तो वो करते 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 उस दिन मेरे को लगा महाशिवरात्रि भी है और मैं फास्टेड में भी था, और मुझे पता नहीं था, मेरा बर्थडे भी था उसके नेक्स्ट दिन, तो मुझे पता नहीं था कि 72 आवर्स की तिथि है, या इस बार जो था कि 2 दिन की तिथि थी, तो मैंने 2 दिन फास्ट किया था इंट्यूटिवली, मुझे नहीं पता था। और उसके बाद मैं त्र्यंबकेश्वर गया था उसी मेरे बर्थडे वाले दिन ही के दिन। तो जब ये मैंने किया और जब मैंने इसको सुना वापस से, तो मैंने उस लेवल की एनर्जी पे चला गया था मैं, जहाँ पे मैं आई एम जस्ट दैट साउंड, देयर इज नो सेंस ऑफ मी, देयर इज नो सेंस ऑफ वर्ल्ड, देयर इज नो सेंस ऑफ एनीथिंग, इट इज दैट आई एम दैट साउंड और आई एम इनटू दैट साउंड, और कुछ एग्जिस्टेंस बची ही नहीं है। एंड व्हेन आई केम आउट ऑफ इट, वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी। आप हर बार नहीं कर, उनकी इच्छा थी टू टेक यू देयर, मैं कॉन्शियसली नहीं जा सकता हर बार उस पॉइंट पे, बिल्कुल नहीं कर सकते आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाद में मुझे पता चला व्हेन आई शेयर, किसी को जरूरत थी, आई थिंक उस वो रिकॉर्ड होना इसीलिए जरूरी था, किसी को उसको सुनने की जरूरत थी, तो बाद में मुझे कोई मिले, वेरी स्पिरिचुअल इंसिडेंट्स दैट हैपेंड, किसी को उसकी जरूरत थी, मे बी सम पास्ट लाइफ में कुछ कनेक्शन था जिसकी वजह से मुझे उनको वो चीज देनी थी, एंड देन ही क्राइड एंड ही डिड दैट नमस्ते। वो ऑडियो सुनने के बाद में उनको जो रिलीफ मिलनी थी वो मिल गई उस ऑडियो से, एंड देन आई रियलाइज कि उन्होंने रिकॉर्ड भी इसलिए कराया कि ये शायद किसी को रिलीफ दे सकता है। और फिर वो 2-3 लोगों के साथ में हुआ, और देन आई रियलाइज कि ओके दिस वाज मेंट फॉर दीज पीपल, इसीलिए वो करवाया, बिल्कुल, कि वो उस एनर्जी तक लेके चले गए मुझे, कि ये आवाज में वो एनर्जी आ गई। मैं आपको भेजूंगा, क्योंकि अब अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आपके नसीब में भी है। मैंने बहुत कम लोगों को भेजा और मेरे को वो इंट्यूशन भी थी, और बाद में किसी ने मुझे बोला कि यू शुड पुट दिस ऑन स्पॉटिफाई, इट इज जस्ट सिमिलर टू, जैसे आपने ओम नमः शिवाय के कृष्णा दास का सुना होगा, तो वैसे ही वो चांट है 10 मिनट का, जिसमें सिर्फ मेरा तानपुरा के डी शार्प स्केल के ऊपर वो चांट है, तानपुरा पे है वो चांट, क्योंकि मैं जब रियाज करता हूँ तानपुरा पे करता हूँ, तो उसी पे है। और फिर किसी ने बोला कि इसको स्पॉटिफाई पे आप डालो, मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में, अब आई थिंक 6-7 मंथ्स के बाद में किसी ने मुझसे कहा, फिर वो क्लिक हुआ कि यार मे बी ये भी वही चाहते हैं। अब तक मैंने कभी किसी को पब्लिकली रिलीज नहीं किया, वेरी पोटेंट ऑडियो, बट अब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो डेफिनेटली मैं आपको सेंड करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कनेक्शन है आई गेस, इसीलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, एंड चाहूंगी कि आप वो मुझे सेंड करें ताकि मैं कनेक्ट कर पाऊँ और अच्छे से। बिल्कुल, और मैं खुद कभी कभी उसको सुनता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है, मतलब वो गूज़बम्प्स मुझे आ जाते हैं कि ये मैं हूँ, मतलब आई डोंट रिकॉग्नाइज माई सेल्फ इन टू इट बिकॉज आई एम नॉट मी, इट इज वॉट ही वॉन्टेड मी टू बी इन दैट 1 hour ऑफ महाशिवरात्रि। और महाशिवरात्रि पे आपको पता है एनर्जीज आर वेरी डिफरेंट, अलाइंड, आई वाज इन फास्टेड स्टेट, हर टाइप की एनर्जीज एक्टिव रहती हैं एक्टिव रहती हैं, और शिव एनर्जी ज्यादा पीक पे रहती हैं उस टाइम पे। तो आई डोंट थिंक अगर मैं कभी और करता तो उस स्टेट पे जा पाता, बट इट वाज स्पेसिफिकली मेंट टू हैपन इन दैट वे। तो आई थिंक अब हम इसको थोड़ा तंत्रा पे लेके जाते हैं, क्योंकि अब मैं रियलाइज करता हूँ कि मंत्रस कितने पावरफुल होते हैं अगर आप एक्चुअली में इंटेंशन, इच्छा से उसको बोल रहे हो, विद सरेंडर भाव, प्यार से, एक आराधना की तरह, जैसे मैं महादेव को पुकार रहा हूँ ओम नमः शिवाय बोल के, है ना। तो आप प्लीज मुझे ये बताइए कि आपका ये तंत्रा की तरफ इंक्लिनेशन कैसे गया, और इसमें थोड़ा सा हम घुसते हैं आप। सो प्रैक्टिस हमेशा से मेरी पूजा पाठ मेरा स्टार्टिंग से ही रहा है, मतलब जब से मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करी है, तो पूजा पहले तो मैं बिल्कुल भी एक टाइम भी पूजा करना, इट्स वेरी टफ फॉर मी। मतलब घर में कभी कभी मम्मी कह देते थे कि आपको बेटा एक दीपक जला के जाना है, तो लगता था मम्मी रोज रोज ये भगवान के आगे दिया जलाने से कुछ नहीं, तो भगवान हमारे सबके मन में अंदर पूछते हैं हम, वो मेरे को पता है, मुझे फील होता है ये वो करके, ये सब बोलते हैं एक लेवल हाँ, तो ये करके अपना वहां से निकल जाना, मतलब बहुत। और फिर एज भी और समझ भी कम थी, या क्या था, या उनकी इच्छा नहीं थी तब तक। और जैसे जैसे फिर मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई, तो मुझे धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि नहीं, मुझे बैठना है। अब मुझे जो बातें मैं लोगों के साथ बैठ के करती थी, वो बातें मैं उनसे करती हूँ, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि 1-on-1 कॉन्वर्सेशन चल रही है, कि मैं यहाँ से बात कर रही हूँ, उधर से मुझे भी जवाब आ रहे हैं। वो आप सिर्फ ये सब कहने की बातें नहीं होती, सब महसूस करने की बातें होती हैं, और ये चीजें तब आप क्लियरली अच्छे से समझ पाते हो जब आपके साथ वो एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि मेरे को सारी चीजें सिर्फ इनसे ही बतानी है, इनके साथ ही करनी है। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन था वो धीरे 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 बढ़ता गया। पहले सिर्फ पूजा करना, अब पूजा करने के बाद अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ी देर वहीं पे बैठ के मेडिटेट करती हूँ। मेडिटेट करके उठती हूँ, तो मैं अब बहुत लॉन्ग सिटिंग नहीं कर सकती हूँ, तो मैं उसको थोड़ा सा डिवाइड कर देती हूँ कि मैं पहले ½ एन आवर बैठूंगी, फिर थोड़ी देर अपना घूमूंगी, फिर वो रेस्ट करूंगी, या जहाँ कहीं मुझे जाना है काम से वो करूंगी, फिर मैं दोपहर में बैठ जाऊंगी या इवनिंग में बैठ जाऊंगी। तो मेरे को वो चीज़ करके सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि मैं अपने आप को कनेक्ट कर पाती हूँ उस एनर्जी के साथ जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ।
इसलिए भी मुझे वो करना है। तो धीरे धीरे ये जब मेरा बढ़ने लगा तो इंटरेस्ट आया कि महादेव का ही बताया तो एक और ज्ञान है, वो क्या है? वो है तंत्र। और जो महादेव ने ज्ञान दिया है मुझे उससे अपने आप को दूर नहीं रखना। मुझे जानना है कि उसमें ऐसा क्या है जो नॉर्मल भक्ति से अलग है, और वो इतना गुप्त क्यों है। तंत्र को हमेशा गुप्त बताया गया है। तंत्र हमारे यहाँ तंत्र सबके लिए नहीं है। तंत्र सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो सच में इस भाव से जुड़ते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। आप सीखिए, जुड़िए और उसकी सही प्रैक्टिस करिए। लोग सीख के गलत प्रैक्टिसेस में चलते हैं, वो बिल्कुल भी तंत्र का वो मार्ग है ही नहीं। और इतना ज्यादा गुप्त ज्ञान है ये कि आप इस चीज, जो लोग अज्ञानी है, जिनको इस चीज का नॉलेज नहीं है, पिशाचिनी साधनाओं को वो तंत्र का हिस्सा बताते हैं। वो कुछ चीजें छोटे छोटे, आप ये समझ लीजिए इतनी बड़ी किताब में एक छोटा सा पॉइंट है। आप उस चीज के बारे में जब जानेंगे, जब आप उस चीज का ज्ञान लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में तंत्र है क्या और उसकी क्या प्रैक्टिस होती है, उसके रिचुअल्स का क्या मीनिंग होता है, हर एक चीज का मतलब है और क्यों करना चाहिए। तंत्र में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो होता है समय का। इसमें नियम है और भक्ति में नियम नहीं है। आप 7 बजे पूजा करना चाहो आप कर सकते हो, आप 8 बजे पूजा करना चाहो आप 8 बजे कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी तंत्र साधना के अंदर में बैठे हैं तो 7 बजे से 7 एक नहीं होना चाहिए, वो 7 का 7 ही होना चाहिए। तंत्र आपको अपने आप को साधना सिखाती है कि आपको खुद को कैसे साधना है। आप बदलाव चाहते हो, पहले खुद के अंदर लाओ। दूसरों में बदलाव तो आप बहुत चाहते हो कि ये बदलाव हो जाए, ऐसा हो जाए। आपको कोई बदलाव दूसरों में करने ही नहीं, आपको सारे बदलाव खुद के अंदर करने हैं। वही तंत्र है, वही साधना है। और बहुत ही इट्स वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। जब आप बैठते हैं, मतलब मैं सात्विक पूजा में हूँ, मैं सात्विक पूजा करती हूँ ज्यादातर। तो जब मैं साधना में होती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे अंदर कैसा, मतलब खुशी आप होते ही नहीं हो, आप ही नहीं हो, ब्लिस स्टेट में चले जाते हो। आप मन करा तो खाया, नहीं मन करा तो भूख नहीं है, आप बैठे हुए हो 2-2 घंटे हो गए, आपको फर्क नहीं पड़ता कि मैं नॉर्मली आप पूजा करने बैठो तो आपको आधे घंटे बाद थोड़ा सा बैक पेन हो जाएगा, पैरों में दर्द शुरू हो जाएंगे, मतलब जैसा भी जिसका भी बॉडी अलाउ करता है वो वैसी ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करने लगते हैं। लेकिन साधना के टाइम पे जब आप बैठते हैं, आपकी पूरा का पूरा ऑरा प्लस एनर्जी, मतलब आप नॉर्मल पर्सन फिर रह नहीं जाते, आप बिल्कुल एकदम डिफरेंट पर्सन निकल जाते। और किसी ने 21 से 41 दिन की साधना अगर उठा ली तो मतलब फिर ये तो समझ ली पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होना है आपका, मतलब इतना पावरफुल होता है। लेकिन उस नियम में चलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लोग नियम में चल ही नहीं सकते। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे, एक कि आपने जैसे इनिशियली मेडिटेशन स्टार्ट किया, आप एनर्जीज में आए, आप नॉर्मल सात्विक चीजें कर रहे थे, अभी भी आप सात्विक मार्ग पे ही हो? सात्विक ही करती हूँ। हाँ, और मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने क्या शिफ्ट एक्सपीरियंस किया। जैसे मेरे को तो क्वेश्चन आया, ठीक है ये भी महादेव ने बोला है तो इसको भी ट्राई कर सकते हैं हम, व्हाई नॉट, लाइक यू नो कि इसको क्या है इसमें ऐसा, मतलब इतना हवा मचा के रखा हुआ है। यू ट्राई इट, what is one major difference? I know it's a very good experience, लेकिन ऐसा क्या था उसमें जो कि एक नॉर्मल मेथड में, जैसे हम बोल रहे हैं भक्ति वर्सेस तंत्रा, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं 8 बजे भक्ति करने के लिए बैठ रहा हूँ, मैं शायद रोज 8 बजे बैठ के नॉर्मल जो होता है वो मैं कर रहा हूँ, और एक मैंने तांत्रिक एक वो ले लिया है कि मैं 40 दिन 41 दिन जैसे आप बोल रहे हो मैं 7 o'clock या 8 o'clock परफेक्ट उसमें कर रहा हूँ। तो आपने क्या मेजर शिफ्ट एक्सपीरियंस की इस ट्रांजिशन से इस ट्रांजिशन में? अभी आपको ऐसा क्या लगता है कि मैं कभी भक्ति करूँ? अभी तो आप आई थिंक ये तंत्र ही प्रैक्टिस करते रहोगे कंटिन्यूसली। होता क्या है, तंत्र प्रैक्टिस में भी हम जो पूजा पाठ होती है उसमें हमें साधनाएं उठानी होती है। साधनाओं का ही सारा वो होता है कि आप कभी जैसे कोई भी साधना आप लेते हो तो सबसे पहले आप लेते हो कि सात्विक पूजाओं में आप गणेश जी का साधना उठाते हो, फिर धीरे धीरे करके आप जिसकी भी आप साधना करना चाहें सात्विक में, सात्विक रूप में आप किसी की भी पूजा कर सकते हो तो आप वो करते हो कंटिन्यू, जैसे हनुमान चालीसा कर सकते हो। मतलब आपको और वैसे तो कहा जाता है कि हनुमान जी की साधना कन्याओं को या मैरिड उनको नहीं उठाने चाहिए, लेकिन उसमें भी भाव होता है कि आप किस भाव से हनुमान जी को पूज रहे हैं। आप उनको पिता के रूप में
पुत्र के रूप में और भाई के रूप में पूज सकते हैं, उनको स्पर्श भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते। आपको भाव को अपने क्लियर रखना पड़ता है कि आपने कौन से भाव में जाना है। स्पेसिफिकली हनुमान जी के लिए जी। तो और हनुमान जी की साधना और पूजा इतनी आसान नहीं होती है। उसमें सोटे पड़ते हैं। अच्छा। और प्रॉपर सोटे पड़ते हैं। ओके। गड़बड़ हुई तो आपको पिटाई लगेगी। अच्छा। और ये चीज होती है। ओके। तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान से कोई भी, इसीलिए कहा जाता है भक्ति और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस भक्ति में और तंत्र में यह है कि आपको इसके लिए गुरु धारण करना पड़ेगा। आपको दीक्षित होना पड़ेगा। आप बिना दीक्षित हुए आप पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि गुरु, आप कोई भी गलत काम करने से पहले गुरु आगे आता है। गुरु आगे आके आपकी चीजों को रोकता है, आपको उन चीजों से बचाता है और आपका मार्गदर्शन करता है। भक्ति में आपको किसी की जरूरत नहीं, आपको जैसी पूजा आती है वैसे कर लीजिए आपका, क्योंकि इसमें भाव बड़ा है। भक्ति भाव से चलती है। ओके। और जो हमारे तंत्र में पूजा चलती है इसमें नियम से चलती है। अच्छा, भाव वर्सेस नियम। ये नियम है, भाव इसमें भी है लेकिन इसमें नियम ज्यादा कठोर है। हाँ, मुख्य नियम होते हैं। अगर लाल फूल माँ को चढ़ाने तो फिर आपको लाल ही चढ़ाने, आप सफेद नहीं चढ़ा सकते। ये नियम है। 8 बजे की पूजा को आप 8 बजे करोगे, 5 बजे नहीं करोगे। तो ये सारी चीजें, और जो चीजें डेली भोग की हैं आपको खुद बनानी है, मतलब जैसा भी आप कर सकते हो, खुद बनाना, खुद चीजों को सर्व करना, अपने आप को सात्विक रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब चीजें बहुत नियम में आती हैं। ये नॉर्मल भक्ति में आपको नहीं है नीड। आप मॉर्निंग अपना पूजा करिए, आप कहीं भी जाइए, कहीं भी आइए, कुछ भी करिए, कोई नियम नहीं है। ओके। तो तंत्र में नियम है। सो भक्ति में और तंत्र में जो सबसे ज्यादा डिफरेंस मैंने फील करा है वो होता है कनेक्ट करने का। इंटेंस होता है आई गेस तंत्र में। जो चीजें आप नॉर्मल पूजा पाठ करके आप सालों साल तक नहीं पा सकते, वो अपने कुछ दिनों की साधना में आप उसको कुछ छोटे कम समय में आपको मिल जाती है। आप जल्दी से कनेक्ट कर पाते हो, क्योंकि आप का जो प्योरिफिकेशन होता है वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से चल रहा होता है। क्योंकि जब आपके मंत्र जाप चल रहे होते हैं, आप सात्विक होते हो, आप ब्रह्मचर्य फॉलो करते हो, तो आपका जो एनर्जी का लेवल होता है ना, वो बीट ही नहीं कर सकती कोई चीज। और नॉर्मल पूजा पाठ और भक्ति में आप 75 चीजों से घिरे होते हैं, उसके बाद 5 मिनट का समय निकाल के भगवान के पास जाते हैं। और इसमें आप सिर्फ भगवान के लिए ही समर्पित होते हैं। तो डिफरेंस तो वहीं से आ गया ना। समझ गया। तो वो चीज आप कैसे, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो चीजें करने में आपको 6 महीने लगे वो आपके 6 दिन में होने वाली है। और जो एक्सपीरियंसेस आप लेते हो, आप अच्छा कोई भी आपको ना ये सारी चीजें फोर्सफुली नहीं करा सकता। बिल्कुल। कोई जबरदस्ती आपको बैठा नहीं सकता कि 6 घंटे का जाप करो। बिल्कुल। 6 घंटे का जाप तो मैं बहुत दूर की बात है, मैं 6 घंटे का काम भी आप करने के लिए बैठ ही नहीं सकते। आप कोई ना कोई एक्सक्यूज बना दोगे, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप वहां से निकल जाओगे ये कह के कि ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा से 6 घंटे बैठ रहे हो किसी चीज में, इसका मतलब है कि आप स्वयं में चाहते हो और सच में जिसके साथ आप कनेक्ट होने के लिए बैठ रहे हो वो चाहते हैं कि आप बैठो। और ये चीज मैंने वहां से रिलेट करी है कि मतलब जब मैं नॉर्मल पूजा करती हूँ तब की मेरी एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, और जब मैं साधना में होती हूँ तो मेरी एनर्जी डिफरेंट होती है। तो मुझे वो जो चेंज अपने अंदर फील होता है ना, उससे मुझे प्यार है। समझ गया। और वो मुझे चाहिए अब लाइफ में। तो मुझे इसलिए चाहिए कि इसीलिए मेरी तंत्र की प्रैक्टिस जो है वो मैं कोशिश करती हूँ कि रेगुलर रहे, और जैसी भी महादेव की इच्छा रहती है वो समय समय पे होता रहता है। अच्छा, मुझे ये बताओ ना, जैसे टिपिकल एक तंत्र प्रैक्टिस मुझे बताओ जो नॉर्मल है, जो आप करते हो जस्ट टू अंडरस्टैंड इट। रिचुअल्स तो इसमें ये तंत्र का जो कुछ चीजें हैं वो रिचुअल्स के अंडर में आता है, वो ऐसे ओपनली तो हम नहीं बात कर सकते। मैं समझ गया। बट हाँ, मतलब मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। यू डोंट नीड टू रिवील एनी मंत्रा और एनीथिंग लाइक। मैं नॉर्मल जैसे कि मैं नॉर्मल गणेश साधना की अगर मैं बात करूँ तो गणेश साधना में कुछ नहीं है, आपको वही गणपति जी की पूजा करने से आप नॉर्मल गणपति बिठाते हैं अपने घर में, मेरे को वैसे ही गणपति जी की पूजा करनी है। आपको उनको दोनों टाइम उनका मंत्र जाप करना है, उनका भोग लगाना है उनको, और उसके बाद
जितने भी टाइम का आपने जो पूजा उठाया है, आपने वो जब आपका संपूर्ण पूजा हो जाती है उसके बाद आपको यज्ञ करना होता है। हर एक अनुष्ठान को जब आप उठाते हैं उसके बाद यज्ञ मैंडेटरी है, वो आपको करना पड़ता है। तो मतलब इस तरीके की ही प्रैक्टिस होती है, उसमें कुछ बहुत अलग नहीं होता है, लेकिन यह है कि नियम के साथ आपको चलना पड़ता है। हाँ, और बिल्कुल गुरु के साथ करिए, जैसे आपने बहुत बार मेंशन किया है कि आप गुरु के साथ करिए। तो एक मेरे को ये सवाल था कि अगर किसी को, जैसे आपको जब परस्यू करना था, तो यू मस्ट बी लुकिंग फॉर अ गुरु की एक सही गुरु मिले। तो हाउ डू यू सर्च फॉर द राइट गुरु इफ यू वांट टू गो टू दिस पाथ? वो क्या सही तरीका होगा? ये बहुत मुश्किल सवाल है वैसे। वैसे तो गुरु ढूंढता है शिष्य को इंस्टेड ऑफ शिष्य चाहिए, लेकिन जब तक इच्छा नहीं होगी ना उनकी, नहीं आता, बहुत मुश्किल है। और ये सबसे कठिन चीज होती है। हाँ। आपने सोच लिया, समझ लिया कि अब तो ये करना है, लेकिन अब गुरु ही नहीं है तो आप कैसे करेंगे? तो ये चीज थोड़ा टाइम टेकन होता है। और मेरे भी केस में ये रहा कि मेरे को टाइम लगा गुरु धारण करने में। बट जिसे कोई गुरु नहीं मिलता वो शिव को स्वयं गुरु मान सकता है। हाँ, ये मैंने भी सुना है। जिसे गुरु चाहिए और गुरु नहीं मिलते हैं तो कहते हैं कि आप शिव जी को गुरु के रूप में धारण करके और फिर अपनी चीजों को कर सकते हैं। क्योंकि जिसने शिव को गुरु मान लिया, फिर उसके आगे पीछे फिर कोई आने जाने वाला कोई नहीं। वैसे भी तो शिव जी पहले गुरु ही थे, पहले टीचर ऑफ, पहले गुरु तो वही। हाँ, आदि योगी भी वही है और ये भी वही है। क्योंकि पहले टीचर देखो आप, नटराज से लेके, वेदास से लेके, गाने से लेके, देयर सो मेनी थिंग्स दैट ही हैज टॉट। लाइक आई थिंक उनका जो डिस्क्रिप्शन रहा है ऑफ इज अबाउट एजुकेटिंग। तंत्रा भी तो उसी से निकला है कि मैं अगम शास्त्र के अंडर में आता है। उन्होंने ही इसका ज्ञान दिया था माँ पार्वती को, और ये बहुत ही गुप्त ज्ञान है, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस भी सारी गुप्त होती है। क्योंकि और गुरु जब आपको कोई चीज देता है तो वो आपको पहले पूरा चेक करता है आपकी कैपेबिलिटीज के अंडर कि आप कितने सक्षम है इस चीज को करने में। लोग एकदम से बड़ी बड़ी साधनाओं में उतर जाते हैं जो कि आपको खराब कर देती है। आपको एक पैटर्न है, आप 1 by 1 स्टेप चढ़िए। आप एकदम से ऊपर चढ़ेंगे तो 4 सीढ़ी जो आपने छोड़ दी है उससे आपको फिर उतरते वक्त प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको आना फिर नीचे ही है। गलत चीजों को चढ़ के ऊपर जाएंगे तो फिर आप नहीं संभाल पाएंगे अपने आप को। तो इसलिए हमेशा से ध्यान रखते हुए और गुरु धारण करते हुए अपना बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले। और जब आप साधनाओं में होते हैं, जब प्रैक्टिस करते हैं, तो जो आपके एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं ना, मतलब आपको इनिशियली तो आपको समझ नहीं आता, आपको लगता है ये क्या हो गया। मतलब जब साधनाओं में होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई भी कीड़ा कुछ भी आ जाए, आपको उसको मारना नहीं है, आपको उसको हटा देना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी चीज़ किस रूप में आपके पास आ रही है। आपको बहुत ध्यान रखते हुए अपने आप को चलाना, किसी भी चीज़ को आपको हर्ट नहीं करना है। कि आपको नहीं पता कि कौन सी चीज़ आप किस रूप में आके आपको आशीर्वाद देने आई है या आपके से जुड़ने आई है। तो बहुत सारी चीज़ों को समझाया जाता है, बहुत ही बारीकियां हैं बेसिकली इन चीज़ों को जानने में ना, बारीकियों का ज्ञान। और ये बारीकियों वाला ज्ञान सिर्फ गुरु ही दे सकता है, क्योंकि किताबों में तो सिर्फ आपको चीज़ें समझा दी जाएंगी कि ये चीज़ ऐसे की जाती है, लेकिन ये जो बारीकी वाला ज्ञान है ये आपको कहाँ से मिलेगा? उसके लिए गुरु धारण करना ज़रूरी है। तो मतलब अगर इसको मैं समराइज करूँ तो जब आपका सही टाइम आएगा तो गुरु आ जाएगा आपके पास में। आप जब तक और नहीं है तब तक आप महादेव को गुरु मान के अपना स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल करिए। और अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आप तंत्र प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपकी चीज़ आगे जाएगी। बिल्कुल। आप नॉर्मल भक्ति के द्वारा भी आप आगे अपनी चीज़ों को ले जा सकते हैं। आपको सिर्फ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? अपने आप से कनेक्ट करना। करेक्ट। आप अपने आप से कनेक्ट करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा कि मेरे मार्ग कैसे खुलेंगे आगे। सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है। काफ़ी ब्यूटीफुली आपने समराइज किया है, और आई थिंक बहुत पॉजिटिवली मैंने किसी को तंत्र के बारे में इतना बोलते हुए देखा है। काफ़ी मुझे कहीं पे भी वो जो लोग नेगेटिव कॉनोटेशन इसके साथ अटैच करते हैं ना कि यार ये ऐसा है वैसा है वैसा है, और मैं अगर आपको पर्सनल टेक बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एनर्जी ब्लैक या वाइट होती है। एनर्जी होती है, यूजर ब्लैक और वाइट हो सकता है। आपने बहुत सही चीज़ बोली कि उसी प्रैक्टिस से हम लोगों का भला भी करते हैं और उसी प्रैक्टिस से हम लोगों का गलत भी करते हैं। ये करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। तो आप रिचुअल को गलत कहो, आप ज्ञान को गलत कहो, वो चीज़ मुझे नहीं समझ में आती। जब ज्ञान लोगों की भलाई के लिए निकला था, लोगों के हेल्प के लिए निकला था, तो वो गलत हुआ कैसे? करने वाले ने गलत कर दिया। करेक्ट।
तो इसीलिए बिना जान और तंत्र के बारे में इतनी नेगेटिव चलती हैं, कॉन्ट्रडिक्टरीज चलती हैं, हमेशा गलत चीज़ें मतलब तंत्र मतलब गलत, तंत्र मतलब काला जादू। आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता, आप कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो उस चीज़ के बारे में। आप पूरा, इसीलिए कहा जाता है आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। अधूरे ज्ञान से आप ना कोई चीज़ को करें, ना उस चीज़ के अंदर जाएं। अगर आपको चाहिए तो आप उस चीज़ में पूरी तरीके से उतरे और उस चीज़ को समझें, उसके बाद करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैजुअल अप्रोच लेके चीज़ों को करना हमेशा आपके लिए ही प्रॉब्लम बनेगा। हाँ, तो हम करने ज्ञान के लिए, ज्ञान तो आपने ले लिया लेकिन आप गलत तरीके का ज्ञान ले लिया तो फिर आपके लिए हानिकारक हो गए। तो आप उस चीज़ का ध्यान खुद में रखें, चीज़ को गलत मत बताएं। ये तो बिल्कुल वही बात हुई कि मुझे खाना पसंद नहीं आया तो मैंने सबको बोल दिया कि खाना ही गलत है। तो ये चीज़ें हैं जो लोग करते हैं। मुझे लगा नहीं था हमारे पॉडकास्ट में हम ये सब बातें करेंगे। मेरे को बड़ा यूनिक सा लगा ये पॉडकास्ट, और ये मेरी स्पेशल ऑकल्ट सीरीज का पार्ट है, उसका 3rd एपिसोड है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हम मिले। आई थिंक कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव होगा मिलाने का। मैं आपसे बात कर ही रहा था ऑफ कैमरा कि आपकी तबीयत भी थोड़ी डाउन थी, और मैंने बोला चलो आप आए हो तो कुछ ना कुछ तो लेके जाओगे। एंड आई एम श्योर कि कुछ, आई थिंक कुछ तार जरूर छिड़े होंगे आपके अंदर भी, और ऑडियो तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। इनफैक्ट लेट्स सी इफ आई कैन पिन इट ऑन इन दिस यूट्यूब, बट वो मैं डिसीजन लूंगा। बट आपको तो डेफिनेटली मिल रहा है। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आई होप यू एंजॉयड स्पीकिंग एज वेल। या श्योर, थैंक यू सो मच नीरज फॉर इनवाइटिंग मी। मैं आपको बार बार थैंक यू इसलिए कह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ जिस तरीके से मेरी लाइफ में चेंजेस आए इस पॉडकास्ट के थ्रू, अगर किसी एक पर्सन की भी लाइफ में चेंजेस आ गए तो मुझे लगेगा मेरे यहाँ आना सफल हुआ। इसको सफल करो, शेयर दिस पॉडकास्ट, एंड आई थिंक यू विल डेफिनेटली बी बैक। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। आई थिंक हम वापस मिलेंगे थोड़ा से और एक्सपीरियंस के साथ में, कुछ ऐसी ही कॉन्वर्सेशन के साथ में, है ना। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वन एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो मैं जानता हूँ ये मेरे नॉर्मल एपिसोड से काफ़ी अलग है, एंड मैंने इस सीरीज से ये ट्राई किया है कि मैं आप लोगों के सामने एक अलग पर्सपेक्टिव रखूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत जिज्ञासु हूँ और मैं एक इंटेंशन आप लोगों के साथ सेट करना चाहता हूँ। देखो, मैं सवाल वही पूछता हूँ जो मेरे मन में आते हैं, बट इससे आप लोग क्या लर्न करते हो ये आप लोग का पर्सपेक्टिव है। बिकॉज मैं उन्हीं सवालों को जेन्युइन तरीके से पूछ सकता हूँ जो मैं जानना चाहता हूँ, जो मेरी आप बीती है। बट आप क्या सीखना चाहते हो ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। और आप लोग सब मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आप लोगों को कोई और रिकमेंडेशन देना है किसी गेस्ट का, मैं और क्या पूछूं जिससे कि आपकी और ज़्यादा मेहनत हो और मैं और बेहतर बन सकूं। तो डेफिनेटली हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे हूँ, और आई एम डूइंग दिस विद महादेव्स ब्लेसिंग। तो मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। अंटिल देन कीप ड्रीमिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।